अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। पाकिस्तान, क्या हाल है आप लोगों का? क्या ज़बरदस्त किस्म की हम कहेंगे कि हमें खुशियाँ मिली हैं ऑन द वीकेंड, हमें सक्सेसेस अपने नज़र आ रहे हैं। जैसे कि अरशद नदीम ने एक दफ़ा फिर, अब देखिए एक टर्म होता है ना, झंडा गाड़ दिया, नहीं झंडा नहीं जेवलिन, ये जेवलिन गाड़ दिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 50 बरसों में इन 50 ईयर्स पाकिस्तान का ये गोल्ड मेडल है जो अरशद ने हासिल किया है, और वो हमारे साथ होपफुली मौजूद भी होंगे क्योंकि वो वापस आ गए हैं। उनका शानदार इस्तकबाल भी हो गया है। 86.40 की इनकी ये थ्रो थी। मल्टीपल ट्राइज में से जो फाइनल रिकॉर्ड की गई वो ये थी जिसपे ये गोल्ड मेडल के मुस्तहिक करार पाए हैं। अच्छा जी, ये जो सारे थे जनूबी कोरिया में हुए ये इवेंट जो था, और लाहौर एयरपोर्ट पर वापसी हुई है उनकी कल रात। सो वी कैन ओनली इमेजिन कि क्या उनका वैसे तो इस्तकबाल क्या हुआ, ये भी हम आपको शॉर्ट्स दिखाना चाहते हैं। बिकॉज इनके घर वाले थे, फेडरेशन थी, मद्दाह थे, फैंस थे, भाई लोग भरे हुए थे और फूलों की पत्तियां थी और पीपल वर जस्ट, ही इज सच अ बिग स्टार के जो वहाँ वैसे भी लोग मौजूद थे ना, दे वर जस्ट दे वांटेड टू गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ हिम। क्योंकि अरशद ने जो ओलंपिक्स में कारनामा अंजाम दिया था ना, वो 92.97 की थ्रो थी जिस पे इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। वो ओलंपिक्स की तारीख में तो एक इनका नाम दर्ज हो गया है। It was unreal. It was मतलब nobody could believe that he has done what he had done. Yeah, it was unreal. I think for him also. For him as well. उनका अपना एक रिकॉर्ड अच्छा, था। अब ये लोग समझ रहे थे कि भाई इस मर्तबा भी 90 अबव कुछ हो जाएगा, लेकिन 86.4 पे भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। टारगेट होता है अपने मुल्क के लिए सोने का तमगा, तलाई तमगा हासिल करना, और 50 सालों में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये पहला गोल्ड मेडल है जो पाकिस्तान को मिला है इन 50 ईयर्स। ऑनेस्टली मतलब इनका अपना ये रिकॉर्ड जो है, बीट करें ना बीट करें, कोई और इनको बीट नहीं कर सकता। तो ये तो अब हमें बात जो है वो समझ भी आ गई, और अब हमारी उम्मीदें भी लग जाती हैं। बिकॉज जब अरशद नदीम मैदान में आते हैं तो फिर मेरा ख्याल है बाकियों में भी थरथली मच जाती होगी कि अब हम क्या करें। और अरशद ने इस मर्तबा भी जरा माहौल बना हुआ है, अपने भारतीय हरीफों को पीछे छोड़ दिया। आपको पता है ना, नीरज को इन्होंने ओलंपिक्स में भी छोड़ दिया था, बहुत पीछे छोड़ दिया, और पाकिस्तान का परचम बुलंद करके मद्दाहों के दोबारा से दिल जीत लिए हैं। आखिरी थ्रो इनकी 86.4 मीटर लंबी थी और बिलाखिर गोल्ड मेडल इन्होंने इसी थ्रो पर अपने नाम किया। 92.97 वाला ओलंपिक्स वाला रिकॉर्ड आपको याद ही होगा ओलंपिक्स का, और फिर ऑफ कोर्स सजदा भी हुआ। अच्छा, बाय द वे ये जनूबी कोरिया था, लेकिन जब वो स्पेक्टेटर्स दिखा रहे थे बड़े पाकिस्तानी भी थे उधर। जनूबी कोरिया में बहुत पाकिस्तानी होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, आपको पता है? आई नो, मतलब हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, बट दिस लुक्ड फॉर अ व्हाइल झंडे ही झंडे थे पाकिस्तान के, तो लगता था कि बहुत ही बड़ा कंटिंजेंट है, स्पेक्टेटर्स थे, सपोर्ट में थे। और इतना बड़ा स्टार जब पाकिस्तान का पहुंचा होगा उधर, तो फिर ऑब्वियसली बाकी पाकिस्तानी तो खिंचे ही चले आएंगे। जीते रहो अरशद नदीम, थैंक यू फॉर डूइंग दिस वंस अगेन टू पाकिस्तान। सो वी आर गोइंग टू ट्राई टू टॉक टू हिम, बिकॉज ये एक रिवायत सी बन गई है कि अरशद नदीम कुछ भी करके आते हैं तो हमारी बात ज़रूर होती है उनसे, और वो भी खुशी खुशी हमारे शो पे आते हैं। सो वी आर गोइंग टू ट्राई दैट, बट वी डू अंडरस्टैंड कि अभी वो कल वापस आए हैं, तो सोच ही लें। और अगर इस घंटे में नहीं हमारा राब्ता हो पाया तो अगले घंटे तक हम उन्हें जगाने की भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि तो जाहिर है गेम की टेंशन, इतना हेक्टिक रूटीन स्केड्यूल, फिर ट्रैवल, एंड रात में फिर आपको पता है इस्तकबाल के बाद भी ज़रा टाइम लग जाता है ना, क्योंकि नॉर्मल कोई बंदा आ रहा हो तो वो तो बस निकल के पहुंच जाता है, लेकिन इनको तो घंटों लगते हैं। देयर इज नथिंग नॉर्मल हियर, मतलब ही इज अ मेगा स्टार, ये तो खित्ते के मेगा स्टार बन चुके हैं, नॉट जस्ट पाकिस्तान। तो इसलिए हम इनको ज़रा टाइम देंगे। आपको याद है कि ओलंपिक्स में भी जब गोल्ड मेडल जीत के आए थे तो हमने इनके साथ गप्पें लगाई थी, बड़ा मज़ा आया था। तो वी आर गोइंग टू ट्राई टू डू द सेम। अच्छा, we'll do that in a while. एक विन होगी, दूसरी नहीं। लेकिन दूसरी विन हमारी हुई है बांग्लादेश के खिलाफ। पाकिस्तान ने मैदान मार लिया है, और ये सीरीज जीत ही ली थी, हमने वाइट वॉश कर दिया है। अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचेस की T20 सीरीज में वाइट वॉश कर दिया है। ये भी जीते ही, इस पे भी हम जियो तो ऐसे कह ही सकते हैं, वैसे कान में एकदम बंद हो गया। सीरीज जीते, वाइट वॉश की है। एक जीत का सफर चल रहा था। लेट्स जस्ट पाकिस्तान टीम ने साबित कर दिया है
कि इसे भी जदीद क्रिकेट खेलना आती है। मोहम्मद हारिस की इनिंग, मतलब व्हाट वाज ही अप टू। तीसरे मैच में करियर की पहली और शानदार सेंचुरी स्कोर की है इन्होंने। अब सुनते जाएं, 8 चौके, 7 छक्के, 46 गेंदों पर 107 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेलकर सीरीज को इन्होंने यादगार बना दिया है। मजा आ गया वैसे। इससे पहले मेहमान टीम ने 6 विकेटों पर 196 रन बनाए थे। हाँ, लेकिन देखिए 196 वगैरह, इफ यू आर प्लेइंग इन कदाफी स्टेडियम इन लाहौर, तो ये फिर स्कोर अब इतना नहीं रहा। यू नीड टू स्कोर अ मच बिगर स्कोर के पाकिस्तान जो है। हाउ क्रिकेट हैज इवॉल्व्ड एंड हाउ क्रिकेट हैज चेंज्ड एज वेल। आपको याद है व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, और हमारे जाहिर है वनडे ही होता था उस वक्त, T20 तो होता नहीं था। और हम बचपन से अपने बड़ों से उस वक्त ये सुनते थे, अगर 250 बना लिया ना तो ये मैच जीत जाए, तो फिर मैच जीत जाएंगे। 250 से कम पे कोई चांस नहीं है। और अब 200 रन तो T20 में 20 ओवरों में बनना पहले ओडीआई में होता था इस तरह। तो पाकिस्तान के लिए जी ये सीरीज जो है इस लिहाज से भी बहुत अहम थी कि एक तरह से ये नए लड़कों का इम्तिहान था। आपको पता ही है कि टीम का सेटअप जो है वो बिल्कुल एक ब्रांड न्यू कोच भी नए हैं, कप्तान भी नए हैं, लड़के भी नए हैं, सारे ही नए हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जैसे सीनियर खिलाड़ी जो हैं उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद नौजवान लड़कों ने अपना लोहा जो है वो मनवाया। इनफैक्ट बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौका मिला। यू नो, एक बैकलॉग हो जाता है। देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट आउट देयर। हम हमेशा बात करते रहते हैं, लेकिन मौके की बात होती है कि मौका मिलेगा तो चलेगा। और ये मेरा ख्याल है कि बड़ा जब मौका मिल रहा है तो मौके पे चौका भी लगा रहे हैं लड़के। तो कहा जा रहा है, बल्कि क्या कहा जा रहा है, पाकिस्तान ने इस पूरी सीरीज में पहली बार जदीद तर्ज की क्रिकेट खेली है, जिसका सेहरा यकीनन पूरी टीम को जाता है, कोच को जाता है, कप्तान को जाता है। सो सर्टनली कंग्रेचुलेशंस टीम पाकिस्तान, कंग्रेचुलेशंस टू मैनेजमेंट एज वेल। एक तजर्बा था सबके लिए ही। हम कज़ाफी स्टेडियम में PSL भी खेलते हुए आए हैं, कुछ होम एडवांटेज हमें मिला है, लेकिन आपको पता ही है जब हमें नहीं मिलना होता, जब नहीं परफॉर्मेंस हो रही होती, तो होम एडवांटेज भी हम नहीं ले पाते। सो ये तमाम फैक्टर्स भी हमने माजी में देखे हुए हैं। जब नहीं कुछ चल रहा होता तो हमारे काम नहीं आते। हाँ, अच्छा, राशिद भाई हैं हमारे साथ। बिल्कुल, राशिद भाई हमारे साथ है, भट्टी साहब भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, कैसे हैं? मुबारक हो आपको भी, आप दोनों को मुबारक हो। राशिद भाई, आपसे शुरू करते हैं और जरा ये बता दें कि हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि इस वाइट वॉश का, इस जीत का क्रेडिट हम किसको देंगे। मतलब ये नई टीम है, नए कोच हैं। अच्छा भट्टी साहब, आपसे पहले पूछ लेते हैं, राशिद भाई की कोई हमें आवाज़ का इशू है। भट्टी साहब, आपको क्या लग रहा है, क्रेडिट किसको देंगे? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। देखें, पाकिस्तान का होम ग्राउंड था, होम एडवांटेज था पाकिस्तान को। निस्बतन कमजोर अपोजिशन थी, लेकिन मेरे ख्याल में क्रेडिट तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को जाता है, और उन यंग प्लेयर्स को जिन्होंने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, इन बड़े प्लेयर्स को रिप्लेस किया। और जाहिर है जब आप बड़े प्लेयर्स को रिप्लेस कर रहे होते हैं तो आपसे तवक्कुआत बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम स्टैट्स देखें इस तीनों मैचों की सीरीज के, जो स्ट्राइक रेट हमें नजर आ रहा है बैटिंग में 200 रन, 170 रन का स्ट्राइक रेट, ये पास में पाकिस्तान क्रिकेट में कम नजर आता था। और फिर यंग प्लेयर्स को जो कॉन्फिडेंस दिया गया, आप देखें वो जो हम बार बार मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे थे, वो मॉडर्न डे क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट में नजर नहीं आ रही थी। हालांकि अभी इनका इम्तहान बड़ी सीरीज में आएगा, लेकिन अगर हम इन 3 मैचेस की बात करें, आप देखें हर मैच में एक नया हीरो हमने देखा है। पहला मैच हमें हसन अली ने जिताया, दूसरे मैच में साहबजादा फरहान नजर आए, फिर मोहम्मद हारिस, जिनका क्रिटिसिज्म भी होती रही कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, उनको बार बार चांसेस दिया जा रहा है। वो न सिर्फ कल के मैच में उन्होंने 46 गेंदों पर 107 नॉट आउट बनाए, बल्कि 179 रन बनाकर वो प्लेयर ऑफ द सीरीज भी हुए। मेरे ख्याल में नई मैनेजमेंट को तो क्रेडिट जाता है, लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान के प्लेयर्स को जाता है। फिर इस गर्म मौसम में जहां 42 टेम्परेचर लाहौर में था, क्राउड को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ग्राउंड में आकर पाकिस्तान क्रिकेट को जिंदा, उन्होंने भी रंग जमाया हुआ था। और लाहौर की गर्मी का कंपैरिजन नहीं हो कराची की गर्मी से, बिकॉज वहाँ हवा का उस तरह से अमल दखल नहीं है मौसम को बेहतर बनाने में। राशिद भाई, भट्टी साहब कह रहे हैं कि प्लेयरों को क्रेडिट जाता है, लेकिन सर्टनली हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे। ओके,
हम जरा ऑडियो का मसला एक छोटा सा है वो हल कर लें। मीनवाइल हुमा, आप क्या समझती हैं किसको क्रेडिट जाता है? आई थिंक द बॉयज रियली, मतलब एक्चुअली एवरीबडी यस, बिकॉज हर चीज ही नहीं है तो क्रेडिट इस तरह देना चाहे तो सर के, बट एवरीथिंग जस्ट केम टुगेदर। हसन नवाज आपको पता ही है वो पिछली ही PSL से ही स्टार बनकर सामने आए हैं, और फिर ये नहीं था कि वो स्टार हैं तो बस अब आगे चलकर उनका कोई सितारा उनका चमकता ही चला जा रहा है, जिसे कहते हैं ना हसन नवाज का। हाँ वो बाय फार एब्सोल्युटली, और नजर भी आ रहा है। अब्दुल्ला, बात ये है कि मौका मिलेगा तो सितारा चमकेगा। तो यहाँ जो हम गाड़ी भी चमक रही है उनकी, वो तो हमने देख ही लिए PSL में। लेकिन देखिए जो सीनियर प्लेयर्स जो आउट हुए हैं थोड़ा सा उनको साइड पे रखा है और नए लोगों को लाए हैं। हम हमेशा टैलेंट की बात करते हैं लेकिन टैलेंट को यूटिलाइज भी तो करना है। सो दिस टीम मेकअप जो आपको एक नजर आ रहा है, दिस इज अ वेरी न्यू टीम, और वो जो टैलेंट ट्राई आउट करने की बात हो रही थी वो हो गया, वो करके दिखा दिया। तो लिहाजा देयर हैज टू बी रूम फॉर न्यू प्लेयर्स इन द टीम, देयर हैज टू बी रूम फॉर न्यू टेक्निक्स। वो जिद्दत की हम बात कर रहे हैं तो वो हमें नजर, अब साइम अयूब को आप देखें दूसरे मैच में वो आउट हो गए थे बड़ी जल्दी, आई थिंक 0 पे आउट हो गए थे, लेकिन कल उन्होंने 40 हमारे कप्तान ने कहा भी है कि हो सकता है हमें स्पिनर्स में इजाफा करना पड़े टीम के। और बांग्लादेश के कोच जो हैं उन्होंने भी ये कहा कि PSL में जो परफॉर्मेंस थे वो पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा शाइन कर रहे हैं। सो दिस इज वर्किंग आउट फॉर पाकिस्तान एज वेल। यू नो इट टुक टाइम और होपफुली अब ये कंसिस्टेंट रहे मामला, और हमारे परफॉर्मेंस जो हैं इसी तरह परफॉर्म करते रहें। अभी भी कुछ नए लड़के हैं, अभी भी वो जो बेंच है ना उसमें कुछ और लोग बैठे हुए हैं, इनको आजमाना बाकी है। अच्छा, राशिद भाई हमारे साथ हैं, भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। राशिद भाई, हम क्रेडिट की बात कर रही थे इससे पहले हम लोग, तो आप भी बताएं कि इसको क्रेडिट दें। और होम एडवांटेज, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा एडवांटेज ही हो, काफी बार हमें नहीं भी एडवांटेज वो लगा, लेकिन उसकी वजह से तो हम अपनी जीत नहीं है हमारे, या फिर आप देख रहे हैं कि हमारा टैलेंट जो है वो वाकई काफी जबरदस्त इस वक्त कलेक्शन है ऑफ बॉयज टुगेदर। इसमें खास बात जो रही ये 3 मैचेस में वो ये कि जो प्रीवियस टीम गई थी हमारी न्यूजीलैंड, तकरीबन वही बैट्समैन वही खेल रहे हैं। हारिस वही हैं, नवाज वही हैं, साइम अयूब आए वापस आए, बाकी शादाब भी वहाँ पे मौजूद थे, खुशदिल भी वहाँ पे मौजूद थे। बॉलिंग तकरीबन 3 से 4 बॉलर चेंज हुए हैं, जिसमें शाहीन आफरीदी नहीं है, जहादात खान नहीं है, मोहम्मद अली नहीं है, हारिस इन एंड आउट हो रहे हैं। तो बॉलिंग का काफी फर्क पड़ा है, बॉलिंग पे काफी मेहनत कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड वाले या माइक हैसन आए, उन्होंने देखा है कि हमारी बॉलिंग थोड़ी वीक साइड है। बैटिंग जब, क्योंकि पिछले टूर पे अगर आप देखते हैं कि रिजवान भी नहीं थे, बाबर भी नहीं थे, हमने ट्राई किया था, नए ओपनर्स ट्राई किए, सक्सेस एक मैच में मिली, बाकी नहीं मिली, लेकिन उसको हमने दोबारा अप्लाई किया उस चीज को। ये खास चीज है कि हम दोबारा उन पे ट्रस्ट किया है और फिर वो पे ऑफ किया है। तो ये अच्छी चीज है, स्पेशली हारिस, नवाज, ये यंग प्लेयर है, उनको आजमाया गया, अब्बास को लेके आया गया जो 2024-2025 के टीम हुआ है। हारिस का 2022 में हुआ था वर्ल्ड कप में, वो रिजर्व थे लेकिन उनको जो मैथ्यू हेडन थे पाकिस्तान के मेंटोर, वो उनको लेके आए थे कि एक मैच खिलाया था कि साउथ अफ्रीका कामयाबी मिली थी, अदरवाइज उनका भी डेब्यू नहीं होता। लेकिन ये है कि यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट की बात की जा रही है, उस तरह से खेल रहे हैं वो। अच्छा, अब्बास की आप बात कर रहे हैं, उनको हारिस रऊफ की जगह लाया गया, हसन नवाज, हम मोहम्मद हारिस की बात कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस पे पहले तनकीद भी होती रही है। व्हाट इज वर्किंग आउट दिस टाइम फॉर पाकिस्तान? हम ज़ाहिर है PSL से लड़के परफॉर्म करते आ रहे हैं, वो कंसिस्टेंसी चल रही है, माहौल भी एक है, कंडीशंस भी एक हैं, या फिर एक नया जज्बा, एक नया कप्तान, एक नया माहौल, ड्रेसिंग रूम का भी एक नया माहौल होता है, आपको लगता है वो चीज़ें भी असरअंदाज करती हैं? बड़ी फर्क पड़ता है, आपके कुछ नए लोग आते हैं, नई सोच आती है, फर्क जरूर पड़ता है। लेकिन साथ में जैसे हमने अभी 16 प्लेयर्स अनाउंस किए थे, यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ करते हैं हम, क्योंकि जो प्लेयर्स हमने बिठाए उनको बिठा के ही रखा। अगर हुसैन तलत को नहीं खिलाया तो एक मैच भी नहीं खिलाया, हमने इरफान खान नियाजी को मैच नहीं खिलाया तो एक मैच भी नहीं खिलाया, तो फिर 13 प्लेयर अनाउंस करें एक मैच के लिए। फिर जिसको खिलाना है आप उसको बुला सकते हैं, जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में होता है, टेस्ट मैचेस में होता है।
तो इसमें आपने पहले भी सवाल किया था, अली रजा की बात की थी। तो यहाँ पे अगर मैं देखें सक्सेस जो मिल रही है, यंग प्लेयर जो आ रहे हैं, क्योंकि नए प्लेयर हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी शायद थोड़े अरसे के लिए साथ चले टीम के, जैसे हसन अली हो गए या दूसरे हो गए, फहीम अशरफ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें हल्के हल्के से, जैसे बांग्लादेश की सीरीज है, जाएंगे हम वहां पे कुछ यंग प्लेयर लेके हम 22-21 साल के प्लेयर को इंटैक्ट करना चाहिए। सारे के सारे नए नहीं, लेकिन 2-2 करके लेके आए तो 1 साल के अंदर वर्ल्ड कप से पहले हमारी काफी है कि 98% हमारी टीम चेंज हो जाएगी। अब हमारी टीम ऐसी लगेगी आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में। विल गेट यूज्ड टू इट कि कैसी लगी, क्योंकि अभी एक्चुअली देखिए इतने नए थे कि थोड़ा सा नाम भी आपको याद करने की जरूरत पड़ रही थी। भट्टी साहब अब ये भी बताएं, कुछ ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो अपोजिंग टीम हमारी आई हुई थी वो भी एक कोई खास मतलब नए थे वो सारे, जिसको हम बहुत ज़्यादा तगड़ी टीम शायद नहीं कह सकते फिलहाल। दे आर ऑल्सो ट्राइंग देमसेल्व्स आउट। हमारी विन को हम ऑब्वियसली छोटा तो नहीं करना चाहते, लेकिन इज इट ऑल्सो बिकॉज हमारे अपोजिंग टीम भी एक फ्रेश थी? देखें, बिल्कुल बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड रैंकिंग में भी 9वें नंबर की टीम है। पाकिस्तान इस सीरीज से पहले 8वें नंबर पे था। फिर उनके जो 3-4 प्लेयर थे, जिनमें नाहिद राना, सोमिया सरकार और शरीफुल इस्लाम भी इस सीरीज के दौरान अनफिट हो गए, तो उनके 4-5 पुराने प्लेयर्स जो थे वो भी अवेलेबल नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान को देखें, क्रेडिट जाता है। मैं इस सीरीज से हटकर उमर अब्दुल्ला, आपको एक हमारा पड़ोसी है जो हमारी क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने के लिए जो साजिशें कर रहा, उसकी एक मिसाल आपको देता हूं कि 3 जून से मंगल से श्रीलंका में इमर्जिंग विमेंस एशिया कप होना था। पाकिस्तान, आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, लेकिन भारत की साजिश की वजह से वो टूर्नामेंट जो मुलतवी कर दिया गया है। और सितंबर में अब जो एशिया कप होना है, जिसमें T20 का एशिया कप है, उसके गिर्द भी स्याह बादल मंडरा रहे हैं। भारत वो टूर्नामेंट होने नहीं देगा। तो ऐसे मौके पर जबकि हमारा दुश्मन हमारे क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, हम जितने इंटरनेशनल मैचेस जीतेंगे, टीमों को हराएंगे, मेरे ख्याल में वर्ल्ड क्रिकेट में जो हमारा नाम बनेगा, उससे हमारे दुश्मन को भी मुंह की खाना पड़ेगी कि वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमारे ये प्लेयर्स दुनिया भर में जब अपनी परफॉर्मेंस के जरिए फ्लरिश करेंगे, तो हमारे दुश्मन को भी जो है पता चलेगा कि हमारी क्रिकेट कहाँ खड़ी है कि हम क्रिकेटिंग की दुनिया में नागुज़ीर हैं। आपको पता है, जब हमने जंग जीती थी, हम तब भी ये बात करते थे कि अब ये जो क्रिकेट वाला महाज है ना, इसको भी ठीक कर लिया जाए, क्योंकि उसकी वजह से हमें बड़ी हजीमत उठाना पड़ती है। और वो जो दुश्मन का गुरूर है ना, तो वो क्रिकेटिंग से भी आ रहा होता है। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है वो सारी चीजें उस महाज पे भी, वहाँ भी बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को पता चल गया है कि इंडिया कितना अनफेयरली रिएक्ट करता है, ट्रीट करता है। तो मेरा ख्याल है कि वो वाला भी बहुत सी चीजें हैं जो उन्हीं की इतनी ज्यादा हुई कि वो दुनिया में आया हो गई कि वो क्या हो रहा है। तो बाकी में भी इस बात पे आवाज उठी थी ना कि उनको एडवांटेज मिला, बाकी सब इधर से उधर होते रहे। एंड एवरीबॉडी शुड स्पीक। अच्छा राज भाई, जाहिर है हम देख रहे हैं, अपने लेजेंड्स की भी बात कर लेंगे, रिजवान की बात की हमने, बाबर की बात की। अब आने वाले सालों या महीनों में हमें ये पाकिस्तान के T20 फॉर्मेट में नजर आएंगे, जिन्होंने बड़ा सर्व किया पाकिस्तान को और अपना हिस्सा डाला। नाम ले बाबर and Rizwan and others, a few others, Shaheen as well. So yeah, Haris Rauf for that matter. So आने वाले सालों में इनकी गुंजाइश है, या अब ये एक सुनहरा दौर था जो अपने इख्तिताम को पहुंचा and the new will take over? देखिए, पाकिस्तान में कभी भी किसी भी प्लेयर का चैप्टर खत्म नहीं होता, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इनकी भी T20 फॉर्मेट में जगह नहीं है या ज़रूरत नहीं है। प्लेयर्स आ रहे हैं तो आपके सामने ही नज़र आ रहे हैं। साइम अयूब और हारिस ऑलरेडी मौजूद हैं, फ़खर जमान है, फिर मोहम्मद नईम आ रहे साथ में, पीछे और भी जो स्लॉट है ना ये ओपनिंग का, ये आपको लग रहा है कि कामयाब हो गए। अभी टेम्परेरी है लेकिन हो रहे, यंग प्लेयर हैं। तो इसी तरह से जो दूसरे बॉलर हैं या प्लेयर्स हैं
उनको भी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। लेकिन फिलहाल जो आपका सवाल है उसके मुताबिक यही है कि अभी इस फॉर्मेट में जरूरत नहीं है, लेकिन वनडे और टेस्ट मैचेस में जो हमारे पास अभी है नहीं, एक तो हम मैचेस कम खेलते हैं और पूरे साल में हम 2 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, दिसंबर में शायद साउथ अफ्रीका इधर आ रही है, अदरवाइज टेस्ट मैचेस और वनडे है ही नहीं हमारे पास। तो ये भी चीज हमें देखनी चाहिए कि अपने दूसरे प्लेयर जो दूसरे फॉर्मेट के प्लेयर हैं उनको हम किस तरह से यूटिलाइज करें। लेकिन अभी बात ठीक है आपकी, अभी दोनों की जगह नहीं बन सकती पाकिस्तान टीम में, क्योंकि ये सवाल तो उठता है और थोड़े अरसे के लिए उठता रहेगा और फिर ऑब्वियसली इन्हीं लड़कों का नाम जो है लोगों की जुबान पर। भट्टी साहब, एक और चीज हमने इस सीरीज में देखी कि जिस तरह कहा जाता है ना कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दिया जा रहा है, तो वी डिड सी दैट, क्योंकि कुछ मैचेस में जैसे फॉर इंस्टेंस साहबजादा फरहान जो है वो पहले मैच में नहीं खेले, फखर ऑल्सो दूसरे मैच में नहीं खेले फखर, मतलब तो लिहाजा ये सीरीज के दौरान ही इन आउट करना, रेस्ट देना, इट वर्कड आउट इन आवर फेवर। भट्टी साहब देखिए, जो हमने सेकंड मैच के दौरान पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को सुना, उनका तो कहना था कि फखर जमान को कोई इंजरी का इशू है जिसकी वजह से साहबजादा फरहान को दूसरा मैच खिलवाया गया जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच वो बने। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे पास टैलेंट है, और मैं थोड़ा सा राशिद भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए, जो मैंने सुना था जब पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड गई थी, नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने तय कर लिया था कि अगर कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन ना हुई तो अब बाबर और रिजवान को वो पाकिस्तान के इस T20 फॉर्मेट में कंसीडर नहीं करना चाहते, और ये नजर भी आ रहा है। तो मेरे ख्याल में वनडे क्रिकेट, अभी हमने जुलाई में जब वेस्ट इंडीज जाना है तो वहाँ 3 वनडे मैचेस है, वहाँ शायद ये दोनों नजर आए। फिर शाहीन शाह आफरीदी जिन्होंने लाहौर कलंदर्स को PSL जितवाया, शाहीन शाह आफरीदी भी हमें नजर नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल में एक तो ये 3 सीनियर प्लेयर मंजर से गायब हैं। फिर पाकिस्तान को नौजवान प्लेयर्स को एडजस्ट करने के लिए जो अगली सीरीज आ रही है, हमने जिस तरह जून में तो कोई पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं है, जुलाई में हमने बांग्लादेश में 3 T20 खेलने, फिर उसके बाद पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के T20 अमेरिका में होंगे, 3 वनडे फिर वेस्ट इंडीज में होना है, उसके बाद अफगानिस्तान की एक सीरीज प्लान है, शायद आयरलैंड की टीम के खिलाफ सीरीज है। तो T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को 27-28 T20 मैचेस खेलने हैं। मेरे ख्याल में काफी मैचेस होंगे नए प्लेयर्स को ट्राई करने के लिए और पाकिस्तान की एक मजबूत टीम को बनाने के लिए। और पूरी नजर भी आ रही है, हसन नवाज की हम बात कर रहे हैं, आपको पता है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है इससे पहले PSL में, अब इसमें भी कंसिस्टेंसी उनकी नजर आई, परफॉर्म करते आ रहे हैं। राशिद भाई चौथे नंबर पर वो परफॉर्म कर रहे हैं, सलमान अली आगा ने उनका साथ दिया। हमें आपको लगता है कि मिडिल ऑर्डर का जो मसला था हमारा और मेजर मसला था, हल हो गया, इज इट सॉर्टेड? देखिए, बहुत मेहनती प्लेयर हैं, जिस तरह से लग रहा है फिट भी हैं हसन नवाज, और एक सेंचुरी उन्होंने जाके ऑकलैंड में भी की थी, और यहाँ पे PSL के लास्ट 3-4 गेम अपने ऊपर ही वो खेल गए और जीत गए। अब कब तक चलते हैं इस नंबर के ऊपर, ये देखना है। क्या इसको हम सेटल कर देते हैं? अगर कर दिया तो फिर उनको बता दें कि आप इसी नंबर पे खेलेंगे। हमारे ओपनर साहबजादा फरहान है, और साथ में अगर फखर अनफिट है, फखर का ये है कि 2 मैचेस खेले हैं शायद इंटरनेशनल जब से उनको निकाला गया था, एक चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच जो कि अनफिट हो गए थे, और ये अभी इस दफा पहला मैच, 2 मैचेस इन्होंने पूरे साल में खेले हैं। तो देखना पड़ेगा फिटनेस लेवल भी। अब यंग जनरेशन की जरूरत है। अगर फखर वेरी गुड प्लेयर, बट अगर हमारे पास नए प्लेयर्स आ रहे हैं, फिट प्लेयर्स हैं, तो उनको खिलाना चाहिए। नवाज की बात क्या है कि ये फिट बहुत आता है। अगर यहाँ इस्लामाबाद दिल्ली में रहते हैं तो 2-2, 3-3 मैचेस वो जाके क्लब के खेलते थे और अपने आप को मोटिवेट करते थे, और मेहनत बहुत की है जिसका सिला उनको मिल रहा है। और एक खास बात उनकी जो है, वो अच्छी बॉल को छक्के मारते हैं। दूसरे जो बैटर्स हैं वो पूरी बॉल का वेट करते हैं, ये आते हैं और अच्छी बॉल पे छक्के मारते हैं, वहीं पे सारा कॉन्फिडेंस खराब कर देते हैं, चाहे अच्छा बॉलर हो, पाकिस्तानी बॉलर हो या नॉर्मल बॉलर हो। जिस तरह नसीम शाह को इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जो बैटिंग की थी वो भी यादगार थी। मेरे ख्याल से फिलहाल अभी जो नजर आता है नंबर 4 पे सेटल होते हुए नजर आते हैं, तो इसी नंबर पे खिलाया जाए। चले, that is good। और in the end बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, राशिद भाई। ऑब्वियसली हम बहुत से सवाल तो करते हैं, लेकिन खुशी बड़ी है हमें, मतलब वाइट वॉश करने का कुछ मज़ा ही कुछ और होता है कि बिल्कुल ही अगले को मौका ना दिया जाए। सो दैट हैपेंड।
अच्छा जी, चलते हैं जी। ये वीकेंड बहुत से लोगों का मवेशी मंडियों में भी गुजरा और बहुत से लोगों का नहीं भी गुजरा। बहुत से लोगों का नहीं भी गुजरा। आपका बकरा अभी तक नहीं अरेंज हो सका मैं आपको अभी भी बता दूं। एक सेकंड, आपका हो गया? हाँ, मेरा हो गया। तो साथ ही होना था ना, हाउ कम आपका हो गया और मेरा नहीं हो? थोड़ा सा What do you mean? मैं बताता हूं आपको। ये हमेशा यही होता है, अपने लिए इसने जल्दी जल्दी कर लेने हैं और मतलब चौथा एक मेरे लिए भी बकरा निकाल ही लेते। क्या हो गया? मैंने कहा है कि वो स्पेशल ढूंढ रहे हैं छोटे साइज का बकरा। I'm not talking to you until you get my बकरा। हम आपको कराची लेके जा रहे हैं, अलबत्ता इतनी बड़ी बात करनी थी। बता रहे हैं जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्दर्न बाईपास पर वाक़ मवेशी मंडी में और ईद कुर्बान से पहले ये आखिरी इतवार है और लोगों की रश तो इतनी ज़्यादा हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, मगर व्यापारियों से हमने बात की और आपको आज एक खूबसूरत जानवर दिखाते हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कनकरेज नस्ल का ये भारत का जानवर है और 8 दांत का ये जानवर है और व्यापारी जो है वो इसके तकरीबन 50 लाख रुपये डिमांड कर रहा है और सुनने में आ रहा है कि इसका सौदा हो चुका है और ये FB एरिया की जीनत बनेगा। उसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ जानवर मौजूद हैं, कम से कम यहाँ पर जानवर 4 लाख का है और ज़्यादा आप देख सकते हैं कि इतनी भी वो डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर गर्मी की वजह से इस वक्त जो है वो लोग इतने ज़्यादा हमें नज़र नहीं आ रहे, मगर जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं उनका यही शिकवा है कि कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं। बकरों की बात करें, ऊँटों की बात करें, गाय की बात करें या किसी और जानवर की बात करें तो यहाँ पर जानवरों की कीमतें आसमान से बात कर रही हैं और लोगों का कहना है कि जो दीगर मंडियाँ लगी हुई हैं शहर में उनमें भी कीमतें कुछ ज़्यादा सस्ती नहीं है, उधर भी जो है जानवर महंगे हैं। और इस साल क्योंकि ओवरऑल महंगाई हुई है, यहाँ पर व्यापारियों का भी ये शिकवा है कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए गए हैं जिस वजह से फ़र्क आ रहा है। और इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ जो हैं वो ख़रीदार आ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, मगर उनका यही शिकवा है कि जानवर यहाँ पर इस साल महंगे हो गए। या इनके पीछे कोई बैल था ना? कुछ ऐसा ही था ना कि लोग नहीं थे और यही वो बता भी रहे थे। एनीवे, हमने ब्रेक लेनी है, विल सी यू इन अ बिट। भाई बहुत महंगे मिल रहे हैं जानवर। ओवर द वीकेंड आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्रेंड जो कि एक बछड़ा या एक गाय ढूंढ रहा है, गाय कहते हैं, बछड़ी या बछड़ा ढूंढ रहा है एंड 3-3.5 मन का जो जानवर है वो 2.5 लाख रुपए से कम नहीं मिल रहा। 2.5 लाख रुपए, आई थिंक इट्स अ लॉट। सो शहाब उमर अभी हमें क्वेटा से बताएंगे कि वहाँ पे क्या कीमतें चल रही हैं और ग्राहक वगैरह हैं या नहीं। ठीक है जी, हर साल हमने देखा है क्वेटा शहर में कोई एक हफ़्ता बाकी रह जाता है ईद उल अज़हा में, तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो मवेशी मंडियाँ होती हैं वहाँ रवायती रौनक लगी नज़र आती रही। लेकिन इस बार 5 दिन अभी रह गए, हम देख सकते हैं कि जो मंडियाँ हैं वहाँ उस तरफ जो रवायती रौनक है वो नज़र नहीं आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्पिनी रोड पर, यहाँ पे एक बकरा मंडी लगी हुई है। यहाँ पे जो ख़रीदार हैं गो कि यहाँ पे आए हुए हैं, ख़रीदारी भी कर रहे हैं, जानवर पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो जो रवायती एक रौनक होती है उस तरह फ़िलहाल नहीं है। जो ख़रीदार हैं वो आ रहे हैं, उनका यही बताना है कि जो एक तो माल भी जो हर साल होती है माल भी इस दफ़ा कम है और जो ख़रीदारी है वो भी कम दिखाई दे रही है। उनका यही बताना है कि जो जानवर हैं उनकी कीमत 2 से 3 गुना ज़्यादा है इस बार। जो बकरा है अच्छा तगड़ा वो 1 लाख से कोई 1.5 लाख या उससे ज़्यादा कीमत पर भी फ़रोख्त किए जा रहे हैं। दुम्बा 70-80 हज़ार रुपये तक मिल रहे हैं। जो बैल की कीमतें हैं वो 4 लाख से 7 और 8 लाख रुपये तक कीमत रखी गई हैं और जो ख़रीदार हैं वो खासे परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। उनकी यही कहना है कि एक तो महंगाई ऊपर से जो जानवर हैं उनकी कीमतें ज़्यादा हैं। इस वक्त तो सूरत हाल यही है, ईद पे 1 या 2 दिन बाकी रह जाएंगे, मुमकिन है कि जो रिवायती रौनक है वो हमें नज़र आ जाए। जी थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू। तो हालात जो हैं वो हर जगह एक ही है। एक्चुअली मेरा ख्याल है प्राइमरी रीज़न ऑफ थोड़ा सा लो इंटरेस्ट तो खैर सारों का होगा, लेकिन ये मंडियों में ना जाना इस धूप एंड गर्मी, दैट्स इट। एंड महंगाई वरना तो यस अब्दुल्ला, महंगाई भी, लेकिन हर साल हम यही बात करते हैं और फिर जानवर बिकते भी हैं और कुर्बानी भी होती है और वो सब कुछ मामला चलता रहता है एंड येट महंगाई है। लेकिन जो गर्मी ने तंग किया हुआ है ना उसकी वजह से वो इंटरेस्ट जो है वो आप जाते हैं मंडियों में एंड ऑल दैट वो उस तरह नज़र नहीं आ रहा। अदरवाइज कुर्बानियाँ तो होंगी। अच्छा जी, कल एक बाय इलेक्शन ऑनलाइन भी हो रहा है जस्ट इन केस। वैसे क्यों मिस किया आपने? मिस नहीं करना चाहिए था, काफी इंटरेस्टिंग था। हल्का PP 52 सियालकोट के संबड़ियाल के तमाम 185 पोलिंग स्टेशनों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया है, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद बड़ाइच 78,419 वोट हासिल करके कामयाब हो गई हैं। इनके मुकाबले में PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार
फाखर निशाद घुम्मन साहब 40,037 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, दूसरे नंबर पर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद बड़ाइच तकरीबन दुगने मार्जिन से कामयाब हुई हैं और इस कामयाबी ने नून लीग की हुकूमत को यकीनन कॉन्फिडेंस दिया है। और दूसरी तरफ यही हो रहा है कि कभी डील की बातें हो रही हैं, कभी जेल में खुफिया मुलाकातें, कभी बानी पीटीआई की अदालतों से जल्द रिहाई की इतलात, कभी इस्लामाबाद की तरफ मार्च और कभी हुकूमत से मुज़ाकरात। मगर इन तमाम मशकों का नतीजा ये है कि इमरान खान रिहा हुए हैं और ना तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम हुई हैं। सो दिस इज़ द निचोड़ ऑफ इट। एहतजाज की बार बार कॉल्स ने तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर को भी मुतासिर किया है और इस सब के बावजूद पीटीआई ने एक मरतबा फिर अपनी फेवरेट एहतजाजी सियासत करने का फैसला किया है। देखिए मिल रही हैं और पार्टी ने एक वो क्या कहते हैं लाहमल तैयार किया हुआ है कि वो प्रोटेस्ट की सियासत दोबारा से एक्टिवेट। सर ये खबर आई है कि बानी पीटीआई ने जुनैद अकबर की जगह अली अमीन गंडापुर साहब को दोबारा कहा कि आपने मोबिलाइज करना है और आपने इस चीज़ को लीड करना है। तो क्या इसका ये मतलब है कि जुनैद अकबर जो है उसका गुज़िश्ता जो जलसा था उसकी वजह से या जो एहतजाज पिछले हुए हैं उसमें उस पर खान साहब को कोई एतमाद न रहा और उन्होंने ये जिम्मेदारी जो है अली अमीन गंडापुर साहब को सौंप दी? कोई ऐसी बात नहीं है, खान साहब ने बनाए हैं उनको ट्रस्ट करते हैं, हम पार्टी वाले उसको सपोर्ट करते हैं, इनके खान साहब ने बनाया है। तो ये तो एहतजाज की प्लानिंग बता रहे थे। तहरीक इंसाफ में अब भी ऐसी आवाज़ें हैं जो एहतजाज के बजाय मुज़ाकरात के हक़ में हैं और बानी पीटीआई ज़ाहिर है इस लाएअमल से मुत्तफ़िक नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत आज इससे पहले इतनी मजबूत नहीं थी जितनी अब मजबूत पोजीशन में नज़र आ रही है। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की वाज़ेह बरतरी है, जिसे हमने तो बताया है, दुनिया ने तस्लीम किया। आज का वो दौर है जब दुनिया के ज़राए इब्लाग, अगर आप जो आपके एक फ़ोन पे आपको एक्सेस है उससे जो आपको तासुर मिल रहा है यही है कि पाकिस्तान की वाज़ेह बरतरी रही है। पीटीआई के एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियों को भी उसने कमज़ोर किया है। हुकूमत को यकीन है कि तहरीक इंसाफ एक और नाकाम एहतजाज का तजर्बा करने जा रही है। ना इनमें इतनी सलाहियत है और ये काम वैसे ही बस जो है वो बग़ैर किसी जो है वो मंतक के, बग़ैर किसी जो है वो तैयारी के जो है वो दे दी है। इसमें इनकी नाकामी होगी और उस नाकामी के बाद 1 साल नहीं उठ सकेंगे। तो उस 1 साल के ऊपर अब 10 मई हो गया है, तो अब 10 मई के बाद तो वैसे ही 2 साल इनके जो है वो गुजरने चाहिए या गुजर जाएंगे, तो इन्होंने फिर काल दे दी है। तो ये खामखा अपने लिए जो है वो मुश्किलात और अपने लिए या अपने कारकुनों के लिए जो है वो मुसीबत या मुश्किलात पैदा करेंगे। उसकी वजह यह है कि जब ये काल देंगे तो कुछ ना कुछ लोग, खा उनकी कोई इतनी जो है वो पोजीशन और हैसियत नहीं होगी, लेकिन वो लोग जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो कानून को हाथ में लेने या मुजाहरा करने की कोशिश करेंगे और उसमें वो धर लिए जाएंगे फिर। अच्छा, इस पर जो है वो मुख्तलिफ नतीजा भी निकल सकता है एहतजाजी कॉल्स का, क्योंकि बानी पीटीआई के मुताबिक इस पर एहतजाजी तहरीक की क़यादत वो खुद जेल से करेंगे। कैसे, ये देखना पड़ेगा। और इस पर भी वैसे तो सवालात उठ रहे हैं, जिस तरह के आपने भी कैसे कहा, हुकूमत जब चाहती है बानी पीटीआई से मेल मुलाकातों का सिलसिला जो है वो बंद कर देती है। पार्टी के लिए ये ज़्यादा चैलेंजिंग होगा और मौजूदा शदीद गर्म मौसम में कारकुनों को सड़कों पर लाना भी ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज, ये आसान नहीं होगा। और एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया ज़ाहिर है इस वक्त कमज़ोर इसलिए भी हुआ है क्योंकि अभी हमने भारत से भी जंग जीती है, फिर जिस तरह दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं मुल्क के तूलो अर्ज में और उसमें शहादतें हो रही हैं हमारे जवानों की भी, ये कुर्बानियाँ भी लोग देख रहे हैं। राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा अब किस तरह से आपका इरादा है कि इस एहतजाजी तहरीक को गैर मौसर बनाएंगे? मुज़ाकरात की बात होती है फिर ख़त्म हो जाती है, पता नहीं कन्फ्यूजन ही रहती है उसको लेके पीटीआई में भी पर्टिकुलरली। क्या नज़र आ रहा है आपको अगर ये एहतजाज हुआ या कोई तहरीक बनी तो वुड यू बी एबल टू, वुड द गवर्नमेंट बी एबल टू हैंडल इट?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो हमें बताया जा रहा था कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बन रही है हुकूमत के खिलाफ, वो भी नहीं बनी। और अभी इस वक्त जो है तहरीक का जो है अनाउंस कर रही है पीटीआई, लेकिन हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो शहरी हैं वो सियासत से तंग आ चुके हैं। दे वांट टू हेयर सम पॉजिटिव न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने और गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत की और पूरी कौम ने यकजहती दिखाई और हमने इंडिया को डिफीट किया। ये जो कॉन्फ्लिक्ट अभी रिसेंटली हुआ, अभी आप अगर देखें तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है पिछले 6 सालों में इट इज़ एट द हाईएस्ट लेवल। इप्सॉस का सर्वे आया है, 42% पाकिस्तानीज बिलीव कि पाकिस्तान इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो एक पॉजिटिव जो है वो फील फैक्टर है जो ओवरऑल लोग महसूस कर रहे हैं। हम समझते हैं मईशत जो है वो अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। अमेरिकन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स कह रही हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक मिनी इट इज हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। तो पाकिस्तानी शहरी जो है वो इस मूड में नहीं है कि ये हर वक्त जो है वो फंडे और लड़ाई और तसादम और ये एहतजाजी तहरीक चले। मुल्क एक पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव मूड में। तो हम नहीं समझते कि इसको कुछ पजीराई मिलेगी। और अभी जो आपने पिछला इलेक्शन देखा, ये जो कल हुआ है सियालकोट में, उसमें तकरीबन जो 10,000 की लीड थी 8 फरवरी की, वो 40,000 की लीड के अंदर जो है वो आई है, जिसका मकसद ये है जो इंडिकेट करता है बड़े इल्जाम लगा। उस पे ज़ाहिर है एक तो आपके इत्तेहादी मतलब आपके हमनवा पीपल्स पार्टी को भी रिजर्वेशंस हैं, फिर पीटीआई तो कह ही रही है कि रिग्ड हुए हैं इलेक्शंस। देखिए, ये इल्ज़ामात तो हमेशा होते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसके लिए मौजूद है कि अगर कोई ऐसी कोई सॉलिड एविडेंस हो तो उसको देखें। लेकिन एक 4 टाइम्स लीड को कन्वर्ट होना, इट शोज कि जो कॉन्फिडेंस है लोगों का पंजाब हुकूमत में, मरियम नवाज की लीडरशिप में या शहबाज शरीफ की लीडरशिप में, वो बहाल है, बट इट इज़ एट द हाईएस्ट लेवल। फिर आपने खुद फरमाया कि ये जो आपने फाइनल कॉल देखी जो नवंबर के अंदर पीटीआई ने की, वो एक इंतशार में तब्दील हुई, जो कि बड़ी बदकिस्मती थी इस मुल्क की, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हुए थे कि ऐसा एहतजाज ना करें, लेकिन उनकी भी खिलाफ वर्जी की गई। और वहाँ भी उसके बाद जो उनको जो एक वो फ्लॉप शो था। फिर अब इस वक्त जो है आपने कहा गर्मी का मौसम है, और मैंने जिस तरह आपको बताया कि एक पॉजिटिव मूड है पाकिस्तानी शहरों में, तो शहरियों में, तो हम नहीं समझते कि एक तो इसको अवामी पजीराई होगी। और वैसे भी देखें, जहाँ तक इंगेजमेंट की बात है, मुज़ाकरात की बात है, तो हुकूमत ने तो हमेशा एंगेज किया। दहशत गर्दी पे हमने इनको बुलाया कि नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में जो नेशनल असेंबली में था आप अटेंड करें, ये लोग नहीं आए। हमने जंग के दौरान DGISPR और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने इनके एक ब्रीफिंग रखी, उसमें इनको बुलाया, ये उसमें नहीं आए। हम तो पार्टी लेवल पे तो इनको भरपूर तरीके से एंगेज कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम हाउस में कमेटी बना देते हैं। जब आप किसी एंगेजमेंट में आना ही नहीं चाहते और आपका घूम फिर के एक ही डिमांड आती है कि खान साहब को पैरोल पे निकालें और वो बात करेंगे, तो ये फिर मेरे ख्याल से पर्सनलाइज सियासत है। अच्छा, अवाम देख रही है कि ये जी बिल्कुल, बी दैट एज इट में आप अपने इंडिकेटर्स भी बता रहे हैं कि बड़े पॉजिटिव हैं, एंड बट होप पे, उम्मीद पे तो एक चीज़ नहीं रखी जा सकती, बिकॉज ये भी हमें नज़र आ रहा है कि पीटीआई हर 2-4 महीने बाद वो एहतजाज की एक कॉल ज़रूर देते हैं। और इस बार तो ये कोई सिटी स्पेसिफिक भी नहीं है। आप इस्लामाबाद नवंबर की बात कर रहे हैं, अब तो पूरे मुल्क गिर एहतजाज की बात हो रही है, और उनकी स्ट्रीट पावर कम हुई होगी, ख़त्म नहीं हुई। और अगर पूरे मुल्क की बात हो रही है तो उसको सीरियसली तो ऑब्वियसली लेना चाहिए, बिकॉज इतनी फॉलोइंग तो उनकी है। आप प्रिपेयर्ड हैं, मतलब एक उम्मीद करना कि ये नहीं होगा इज अनदर थिंग, लेकिन ये हो जाएगा और उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। देखिए, एहतजाज अगर आपने करना है तो उसकी आप इजाज़त लेते हैं। अगर आपको इजाज़त मिल जाए तो आप एक मखसूस जगह पे एहतजाज करते हैं। लेकिन अगर एहतजाज का ये मतलब है कि आपने सड़कें ब्लॉक करनी है, आपने तोड़ फोड़ करनी है और आपने इंतशारी एजेंडा जो है वो आगे लेके जाना है, तो उसकी इजाज़त तो नहीं मिलेगी ना। तो वो अगर करेगी तो ऑब्वियसली हुकूमत उसकी तो तैयारी में है, अगर कोई कानून हाथ में लेगा। बहरहाल हम समझते हैं कि ये शेर आया कोई अब ये 20वीं दफ़ा हो गया है, और मुल्क गिर एहतजाज की भी बात हो चुकी है, फाइनल कॉल की भी बात हो चुकी है,
ये सब कुछ अवाम सुन चुकी है और इससे तंग आ चुकी है अवाम चाहती है कि मौका मिले, हम मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है तो ये लेट इट हैपन। इसके ऊपर हर वक्त रुकावट बनना जो है ये इससे लोग तंग आ चुके हैं। हमारी तैयारी है भरपूर तरीके से। अगर किसी ने राना साहब आप समझते हैं कि अब जाहिर है हमारा सरहदों पे सीज फायर है, हमारा पॉलिटिकल सीज फायर भी होना चाहिए, ये भी वक्त की अहम ज़रूरत है। मतलब क्या करें? एक तो वो बात हो रही थी ना जिस तरह अलीमा खान साहिबा का बयान था जिस पे खुद ही बाद में सब पीछे हट गए कि नहीं कुछ लोग कुछ दो की बात नहीं है। अगर मुज़ाकरात हों तो हुकूमत की क्या डिमांड्स हैं, क्या होना चाहिए, मतलब किस तरह से मुज़ाकरात की राह चले हमवार हो सकेगी? इज देयर इवन अ पॉसिबिलिटी, इज देयर इवन अ चांस, या अभी तो वो माहौल भी आपको नहीं लगता कि कंड्यूसिव है इसके लिए? ये देखिए, हुकूमत के दरवाजे खुले हैं। हुकूमत ने हमेशा पॉजिटिव रोल अदा किया है। हुकूमत पीटीआई से एंगेजमेंट कर रही थी और आगे भी करेगी। जब आपकी डिमांड इस चीज पे घूम फिरा के ये आ जाए कि हम किसी भी गुफ्तगू में शामिल नहीं होंगे जब तक आप हमारे खान साहब को आपको रोल पे निकाल के बाहर नहीं ले आते, जब वो उनसे आप बातचीत, तो ये फिर रुकावट उनकी साइड पे है। ये उनके अपने मैनेजमेंट या अपनी गवर्नेंस के इश्यूज हैं। वो तो ये नेचुरल है कि दे वुड डिमांड दिस, उनकी तो बानी है वो। इट इज नॉट नेचुरल। देखिए, पार्टी है, पार्टी के अंदर आप चीजों को, अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं, पार्टी में कलेक्टिव विजडम होता है, पार्टी मुल्की इश्यूज के ऊपर जो है वो फैसले ले सकती है। ये कह देना कि एक बंदा जब तक कहेगा बैठ जाओ तो पूरी पार्टी बैठी रहेगी, जब वो कहेगा उठ जाओ, ये हमारे लीडर्स भी जेल में गए हैं। मियां नवाज शरीफ ने जेल काटी है, शहबाज शरीफ ने जेल काटी है, लेकिन पार्टी चलती रही है। पार्टी ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को या डिसीजन मेकिंग को डेलीगेट किया है और उस डेलीगेशन के तहत वो पार्टी फैसले लेती रही है। अब हम भी जो है वो ऑपोजिशन में जब थे तो हम लोग जो है वो चाहे कोविड हो, चाहे चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, चाहे और दीगर मामलात हो, हम एंगेजमेंट जारी रखी हुई थी। अच्छा, ये बता दें फाइनली कि तहरीक इंसाफ में जी तहरीक इंसाफ से भी बड़ी आवाजें उठ रही हैं जो कह रहे हैं एहतजाज नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। आर दे इन टच विद यू इन टच विद देम? कोई इस किस्म की बैकडोर चैनल खुला हुआ है? क्योंकि वहां भी हैं लोग जो एहतजाज नहीं करना चाहते। कोई ऐसा बैकडोर चैनल नहीं है, लेकिन जो चैनल मौजूद है वो नेशनल असेंबली का है, सेनेट का है और हमारे दरवाजे खुले हैं। वी आर ओपन फॉर डिस्कशन। हमारी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हमेशा मुज़ाकरात का रास्ता अपनाते हैं, हमेशा सियासी पोलराइजेशन को कम करने की बात करते हैं और पार्टी के साथ एंगेजमेंट के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। ये इनका पर्सनल इशूज हैं पीटीआई के, जिसकी वजह से इनके लीडरशिप के इशूज हैं, जिनकी वजह से एंगेजमेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक सियासी प्रोसेस में खलल हर वक्त से मौजूद है। गॉट इट। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। ब्रेक लेनी है क्विक। वेलकम बैक। प्रॉब्लम यह है कि कराची में हैवी ट्रैफिक हादसात में कमी नहीं आ रही और हुकाम जो हैं वो अब तक इस मामले में नाकाम दिखाई देते हैं। कुछ मेजर्स हैं वो ले रहे हैं बट नॉट इनफ। गुज़िश्ता 24 घंटों में ट्रैफिक हादसात में आपको बताएं कि गवर्नमेंट कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। रवां साल शहर में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में खवातीन और बच्चों समेत अब तक 377 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मतलब कि आप अंदाज़ा करें और फिगर देखें कि ये क्या है, 5,500 से ज़्यादा ज़ख्मी भी हुए हैं और जाँ बहक होने वालों में 4 बच्चों के वालिद 35 साला असिस्टेंट प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद भी शामिल हैं। ये अभी गुज़श्ता 24 घंटों में जो 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं उनमें से एक की कहानी आपको बता रहे हैं। वो सुबह घर से कॉलेज जाने के लिए निकले थे। लांडी फ्यूचर कॉलोनी में तेज़ रफ्तार ट्रेलर, अगेन हैवी ट्रैफिक, ट्रेलर ने उन्हें कुचल दिया। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। इफ्तिखार अहमद गवर्नमेंट कॉलेज इब्राहिम हैदरी में पढ़ाते थे। 3 तलवार के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हो गया, एक जख्मी हुआ। डिफेंस कायबान निशात पर डबल कैबिन गाड़ी की टक्कर से ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी का राइडर मुर्तज़ा मौके पर चल बसा। थोड़ा सा अब ये डबल कैबिन चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं या इवन चला रहे हैं, ये स्टीयरिंग, ये हैंडल, ये हमारे अपने हाथों में भी है। मतलब क्या हाथ पकड़ के कोई स्पीड को जरा लिमिट करना। लेकिन ये जो हेवी ट्रैफिक वाला मसला है ना, दिस हैज टू बी काशिफ मुश्ताक हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ है। काशिफ बताइएगा, ये क्या हुकूमत ने क्या मेजर्स लिए थे, इकदाम लिए थे जो इतने बिल्कुल ही फेल ही हो गए, बिकॉज उसी तरह ही हादसा तो हो रहे हैं।
इंतजामिया की जानिब से भी इकदाम लिए गए और ट्रैफिक पुलिस को भी जो है वो वाज़े हिकमत अमली बनाने का कहा था। कुछ हद तक जो है वो ना सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हिकमत अमली बनाई गई ताकि हादसा भी कम हो, बल्कि स्पेसिफिकली हादसा के लिए भी जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से जो है वो कहा गया। लेकिन देखने में ये आया है कि मुख्तलिफ मकामात पर इसी तरह हादसा हो रहे हैं। जब हैवी ट्रैफिक से हादसा होता है तो कहा जाता है कि उसकी टाइमिंग मुख्तस की गई है। जब उस हैवी ट्रैफिक के हवाले से पूछगछ की जाती है तो बताया जाता है कि ये इमरजेंसी ड्यूटी पे था। तो इस तरह के क्लैश कुछ हद तक जो है वो सामने आ रहे हैं। जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है वो स्ट्रेटजी अमली तौर पर हिकमत अमली में नज़र नहीं आती है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसा आए रोज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। जो आपको याद होगा कि कुरंगी फ्यूचर मोड़ के करीब भी एक होलनाक का हादसा रिपोर्ट हुआ, उसमें भी जो डंपर के नीचे एक शख्स दबा हुआ है जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसकी भी 2 रोज़ कबल जो है वो इसी तरह हलाकत हुई है। ताम इस हवाले से भी पुलिस की जानिब से वाक़े का न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया बल्कि उस जो डंपर है उसे तहवील में लिया गया। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो 376 अफराद अब तक इस रवा साल के अंदर जो है वो जांबाक हो चुके हैं, जबकि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि हैवी ट्रैफिक से कितने लोग हुए हैं तो इस हवाले से जो डेटा है वो ये है कि 120 अफराद अब तक जांबाक हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो 715 के करीब अफराद जो गुज़िश्ता साल है उसमें जांबाक हुए थे मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में। तो ये रेशियो आए रोज बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया। वो तो कर ही रही है। इस आप ई चालान वगैरह का सिलसिला भी शुरू होना चाहिए। इट्स हाई टाइम जो कैमरा कैप्चर करें और घरों पे चालान आए। और जो आवाम भी है ना, यू नीड टू खुदा का वास्ता है, एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। ओके, बी बैक। गुड मॉर्निंग। Welcome. क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा जी, पिछले घंटे में बहुत बातें की जिसमें हमने अरशद नदीम को भी सेलिब्रेट कर लिया, हमारी क्रिकेट टीम को भी सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन अब ज़रा हम कुछ और बातें करेंगे। और सच तो हम आखिरकार सामने आना ही होता है। ओके, क्या हो गया? और सच होता है, कोई ना भी चाहे तब भी सामने आ जाता है। ना चाहते हुए भी भारतीय जनरल को तस्लीम करना पड़ा कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराए हैं, मगर भारतीय जनरल पूरा सच बोलने पर अभी भी राजी नहीं थे, जुर्रत नहीं कर सके शायद ये कहा जाए। तबाह होने वाले तैयारों की तादाद का सवाल खोल कर गए भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में ये तक कहा कि इस नुकसान के बाद 2 दिन तक भारत को अपने तैयारे ग्राउंड करना पड़ गए। और जब जंग चल रही थी तब ये हमारे जराए भी खबर दे रहे थे कि जब पाकिस्तान कार्रवाइयां कर रहा था तो उनके तैयारे जमीन से उड़े ही नहीं, वो मतलब उड़े ही नहीं, छुपा गए होंगे। उस वक्त ये बात नाकाबिले यकीन लगती थी, लेकिन अब खुद दुश्मन ने तस्दीक कर दी। That may be important for you, but for the world, it is not as important as you think it is. अच्छा, हुक्मरान जमात बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर कानून सुब्रमण्यम स्वामी ने भी 5 तैयारों की तबाही का एतराफ़ किया था और कई भारतीय तज्जियाकार भी भारतीय तैयारों की तबाही का ढके छुपे लफ्ज़ों में ही सही चले वो एतराफ़ कर चुके थे। लेकिन अब भारतीय जनरल के एतराफ़ ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। मतलब काफ़ी आया हो गया दुनिया को भी। दिफाई तज्जियाकार भी भारतीय जनरल से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास फौरी बुलाने और आज़ाद माहिरीन जो हैं उनकी कमेटी बनाने का तहकीकात का मुतालबा भी किया है। और भारतीय चैनल से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि पूरा सच बताओ। बेसिकली उनके मीडिया ने भी कोई तहकीक रिसर्च नहीं की, किसी ने नहीं कुछ किया, तो सवाल तो उठने ही थे जो हम काफ़ी अरसे से कह रहे थे। और रफाल का नाम लेते हुए तो आपको पता है ना, जरा घबराहट तारी हो जाती है इन पे। भारत की अभी तक की कोशिश है कि हक़ाइक़ सामने ना आए, लेकिन हक़ाइक़ कहाँ छुपते हैं। भारत आपको पता ही है बहुत सारे हरबे आजमा चुका है इस सिलसिले में। दरख्वास्त के बावजूद फ्रांसीसी ऑडिटर्स को रफ़ेल तैयारों तक रसाई नहीं दी जा रही है। साफ नज़र आ रहा है कि भारतीय क़यादत अब तक सटपटाई हुई है। शिकस्त के बाद से बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज़ की जानिब से दहशतगर्दी की वारदातों में तेज़ी आ गई है। हफ्ते को अस्करी और सियासी क़यादत ने ग्रैंड जरगे से खिताब में वाज़ेह किया कि हुकूमत, फ़ौज, इदारे और अवाम मिलकर भारतीय प्रॉक्सी
इसका हर सूरत कर रहे हैं और करेंगे। जिरगे में बलोच कबायली अमायदीन ने हुकूमत और पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। भारत ने पाकिस्तान की ताकत देख ली है, अगर कोई गलत फहमी थी तो दूर हो जानी चाहिए। देख ली है और अब एतराफ़ भी कर लिया है। इसी पे बात करेंगे। डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सफारतकार हैं। डॉक्टर साहिबा, मोदी हुकूमत अपने तैयारों की तबाही पर खामोश रही बहुत फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन फिर उनकी ही तरफ से ही इसकी तस्दीक भी अब कर दी गई है। मोदी पर इंटरनली पहले ही जवाबदेही के लिए बहुत सा प्रेशर था और अब ये प्रेशर और बढ़ेगा। क्या मोदी अब भी इतने पावरफुल हैं कि सब जो है वो दबा सकेंगे? हाँ, दबा दें, बातें छुपा लें। मोदी हुकूमत पे लगता ये है कि दबाव बढ़ता जा रहा है उनकी ऑपोजिशन की तरफ से और वैसे भी मुख्तलिफ और जो मीडिया की तरफ से, तो दबाव और प्रेशर जो है वो मोदी हुकूमत पे बढ़ता जा रहा है उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इतराफ़ के बाद कि वाकई उनके जो जहाज़ थे वो पाकिस्तान ने गिराए। उसके अलावा मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके सदर ने जो कहा है कि पार्लियामेंट को बिल्कुल अंधेरे में रखा गया है, बल्कि CDS जो है भारत के, उन्होंने रॉयटर्स को, एक फॉरेन एजेंसी को, बाहर जाके मुल्क की इंटरव्यू दिया और ये जहाज़ों का इतराफ़ किया, लेकिन मुल्क के अंदर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। और फिर साथ साथ ये भी कि जो उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा, जाहिर है वो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट किया जो पहले भारतीय हुकूमत क्लेम करती रही है। तो जाहिर है इन सारी चीज़ों की वजह से तो मोदी हुकूमत एक तनकीद का, सख्त तनकीद का निशाना बनी है। और फिर ये भी कांग्रेस की तरफ से और ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से इल्ज़ाम लगा कि मोदी चाह रहा है कि एक इलेक्शन कैंपेन में ऑपरेशन सिंदूर को तब्दील कर दे। वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, टूर कर रहा है, स्पीचेस दे रहा है, लेकिन मुल्क के अंदर कोई इस किस्म की उन्होंने ब्रीफिंग नहीं दी ऑपोजिशन को या पार्लियामेंट को, जिससे कि हकायक जो है वो सामने आए। अच्छा डॉक्टर साहब, भारतीय हुकूमत का एक स्टांस ये है कि वो जंग जीते। वो दुनिया को ये समझाने के लिए दर्जनों वफूद भेज चुके हैं, एक सिफारती जंग भी लड़ रहे हैं। अब ऐसे में जंग में भारी नुकसानात का एतराफ़, क्या ऐसे डिप्लोमेटिक मिशंस का काम मज़ीद मुश्किल हो जाता है जब इस तरह के एतराफ़ात भी साथ साथ आ रहे हैं इंटरव्यूज़ में? भारत ने जो डिप्लोमेटिक मिशन भेजा है, लगता ये है कि उनकी कारकर्दगी जो है बहुत ही कमज़ोर रही है, इसलिए कि जहाँ जहाँ भी वो गए वहाँ लगता नहीं है कि उनको जिस हिमायत की तवक्को थी वो मिली उनके बयानिया को। और फिर ये भी है कि सारी दुनिया ने देखा है कि भारत ने किस तरह से झूठ पे झूठ बोला और फिर साथ साथ जारहाना रवैया जो है वो सीज फायर के बाद भी बरकरार रखा। तो देखिए इन सारी चीज़ों के बाद फिर कोई इस तरह का हुकूमती डेलीगेशन जो है, जाहिर है उनकी जो बात है फिर उसका इतना असर नहीं होता और ना ही हुआ। अच्छा ये बताएं कि इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर डी एस्केलेशन और मुज़ाकरात की बात जो है वो की गई है और बताया गया है कि इंडिया ने ये बात ना समझी तो मसाइल का हल ऑब्वियसली निकालना मुमकिन नहीं होगा अगर नहीं समझेंगे वो इस बात को। तो बीजेपी से ये बात समझना क्या उम्मीद रखी जा सकती है कि वो कुछ इस तरफ भी आएंगे, क्योंकि बात बहुत हो गई, किसने वॉर जीती, जंग जीती, नहीं जीती, आगे पीछे बहुत बातें होंगी। लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। इसमें तो कोई शक नहीं है कि असल डी एस्केलेशन अगर होनी है तो उसमें किसी किस्म का डायलॉग जो है दोनों मुल्कों के दरमियान वो लाजमी है, चाहे वो बैक चैनल के जरिए ना हो, मगर किसी किस्म की बातचीत जो है वो ज़रूरी है। लेकिन हमने ये देखा कि भारतीय हुकूमत की तरफ से कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने की, बल्कि
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो कहा कि ऑपरेशन जो उनका है, ऑपरेशन सिंदूर, वो अभी भी जारी है और रोजाना वो कुछ ना कुछ कहते हैं, इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान पे, और जिसको कहते हैं वॉर ऑफ वर्ड्स, वो उन्होंने जारी रखी है पाकिस्तान के खिलाफ। तो इससे तो मैं नहीं समझती कि कोई इस तरह का माहौल पैदा हो रहा है जिसमें कि बातचीत शुरू हो सके, जो अफसोसनाक बात है, इसलिए कि किसी न किसी टाइम पे तो दोनों मुल्कों को बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन इस वक्त मैं नहीं समझती कि कोई मूड है न्यू दिल्ली में कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात शुरू करें, और फिर जिस किस्म के वो कंडीशंस भी लगा रहे हैं बातचीत के लिए, वो तो नामुमकिन है पाकिस्तान को मंजूर। उन्होंने मिसाल के तौर पे कहा कि अब हम कश्मीर पे सिर्फ एक ही चीज पे बात करने को तैयार हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान अपना जो है आज़ाद कश्मीर पे कब्जा, लफ्ज़ इस्तेमाल उन्होंने किया है कि अपना कब्जा जो है वो खत्म करे और वो भारत का हिस्सा बन जाए। तो ये किस किस्म के मुज़ाकरात हैं जब आप इस तरह की शराइत लगाते हैं? तो पाकिस्तान के लिए भी नामुमकिन हो गया है कि किसी न किसी डायलॉग को शुरू किया जाए। ज़ाहिर है ज़रूरी तो है, लेकिन जिस तरह का माहौल भारत ने बनाया है और इसे कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि हम तो अपने ऑपरेशन के खात्मे का और उसमें कामयाबी का ऐलान कर चुके हैं। लिटरली इस सारे सिनेरियो में एक शख्स की रेजिस्टेंस है और वो है मोदी। That's it. और जो अभी जारी चल रही है exactly, वो अपनी जगह है। वो अभी तक उसमें दे आर ट्राइंग टू मिल्क इट आउट के ये जो भी एक जंग हुई है जिसमें शायद हम हारे ही होंगे, लेकिन नहीं, हम निचोड़ेंगे इसमें, अपनी कोई सक्सेस निकालेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, एक और मसला तो हल एक्चुअली हो गया था लेकिन लग नहीं रहा। इस्लामाबाद में 18 साल से कम उम्र की शादियों पर पाबंदी का कानून जो है वो बन जाने से पीपल्स पार्टी बहुत खुश है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी कानून पर दस्तखत कर चुके हैं और देखा जाए तो कानूनी लिहाज से ये एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन क्या कानून बनने से कम उम्री की शादियां रुक जाएंगी? ज़मीनी हालात जो हैं इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। कई नुमाया मजहबी और सियासी जमातें कम उम्री की शादियों की हौसला शिकनी नहीं करती, बल्कि वो ऐसे कानून को तस्लीम करने ही से इनकारी हैं। और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कल साफ तौर पर कह दिया कि वो कम उम्री की शादी का कानून मुस्तरद करते हैं। इस मुल्क के इस्लामी शनाख्त को ख़त्म किया जा रहा है, कुरान और सुन्नत के मनाफी कानून साजी हो रही है, जबकि आईन पाकिस्तान सराहत के साथ कहता है कि कुरान और सुन्नत के मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं होगी। तो हम आज इस किस्म के इक़दामात को मुस्तरद भी करते हैं और इसके ख़िलाफ़ अमली इक़दामात की तरफ भी जाएंगे। हम मुख्तलिफ सूबों में जलसे मुनक़द करेंगे। मेल और फीमेल के लिए कोई उम्र की क़ैद नहीं है, बुलूगत है, बुलूगत। तो वो बुलूगत 12 साल में आती है, 10 साल में आती है, 13 साल में आती है, 14 साल में आती है, 15 साल में आती है। अगर बुलूगत 10 साल में आ रही है या 12 साल में आ रही है तो इज़ इट ओके टू गेट मैरिड? दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 2025 है, मतलब हमने कम उम्री की शादियों के बहुत नताइज देख लिए हैं, भुगत लिए हैं, बच्चों के बच्चे हुए हैं, ना उन्हें पढ़ने का मौका मिल सका, ना उनको बच्चों की नशोनुमा करने का सही ढंग आया। ओनली मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड डूइंग दैट, तो लिहाजा ये प्रैक्टिस जो है ये और भी मुस्लिम ममालिक में 18 साल वाली उम्र का एक जो लिमिट है वो चल रही है। इट्स वर्किंग फाइन। अच्छा, सिंध चाइल्ड मैरिज जो है एक्ट 2013 के तहत 18 साल से कम उम्र शादी नहीं कराई जा सकती, लेकिन इसके बावजूद सूबे में कम उम्री की शादियां जो हैं वो हो रही हैं। कुछ रिपोर्ट हो जाती हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो कि सामने ही नहीं आती। और कुछ अरसे पहले लाड़काना पुलिस ने, ये आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, 12 साल लड़की की 30 साल दूल्हे से शादी पर मुकदमा दर्ज किया था। लाड़काना पुलिस के मुताबिक कमसिन बच्ची के वालिदैन ने दूल्हे से पैसे भी लिए थे। सिंध में ख़ानदानी लड़ाई और तनाज़ात के हल के लिए आपको पता है ना, लड़की को मुखालिफ फरीक के ख़ानदान में बैहा देने की रस्म मौजूद है, जिसे सिंधी ज़ुबान में संग चट्टी के नाम से जाना जाता है। ऐसे वाक़यात में भी आमतौर पर कम उम्र लड़कियां ही होती हैं जो कुर्बानी का बकरा बनती है। आप सोचिए कि वो इंसान है,
इंसान मतलब हम आज 2025 में भी बैठे हुए इन बच्चियों को ज़िंदा रहने, जीने, पढ़ने लिखने और प्रोग्रेस करने के हकूक़ पे बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इन्हें है या नहीं है। डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शर्मिला, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बिकॉज दिस वाज समथिंग दैट नीडेड टू बी डन। बहुत से सवाल उठ रहे हैं अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट, उस पर भी हम बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आप जवाब दें जो नए सेयर्स हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल इस कानून को हम मानते ही नहीं हैं, हमने कुछ साउंड बाइट्स अभी दिखाए भी हैं। व्हाट वुड योर रिस्पॉन्स बी टू इट? थैंक यू हुमा एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड अब्दुल्ला जी। देखिए जी, हर चीज़ को मजहबी रंग देना मैं समझती हूँ गैर मुनासिब है। यहाँ पर जब हम कम उम्र बच्चों की शादी की बात करते हैं, दिस इज़ प्योरली अ ह्यूमैनिटेरियन इशू। जब आप एक बच्ची की शादी कर देते हैं 11, 12, 13 साल के अंदर, तो उसका बचपन उससे छीन लिया जाता है, उसकी तालीम मुतासिर होती है, उसकी सेहत मुतासिर होती है। ये जो कानून अब जाके पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर आया और 2013 में सिंध के अंदर आया, इस कानून के मुताबिक कम उम्र बच्चों की शादी भी 18 साल से पहले नहीं हो सकती है। देखिए, अगर आप दुनिया के दीगर इस्लामी ममालिक देखें जिसके अंदर जॉर्डन है, मोरक्को है, टूनीशिया है, और हाल ही में 2022 में सऊदी अरेबिया ने भी इसके ऊपर कानून साजी करके बच्चियों की शादी की उम्र 18 साल की। क्या ये जो ममालिक हैं ये हमसे कम इस्लामी है? मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया में तो बिल्कुल इस्लाम के नाम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी अमल दरामद में लाई जाती हैं जो पाकिस्तान में नहीं लाई जाती। अगर आप चोरी करें तो हाथ काट दिया जाता है आपका। तो अगर वो मुल्क भी कानून साजी करके इस अहम सोशल इनजस्टिस को एड्रेस कर रहा है, तो देयर इज़ नो रीज़न कि हम इसके ऊपर क्यों एतराज़ उठाएं। दूसरी बात यह है कि देखिए, आपने अमल दरामद की बात की, एक दिस इज़ अ सोशल इनजस्टिस। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर गुर्बत की वजह से कम उम्र एक बड़े के शख्स के साथ शादी कर दी जाती है पैसों के एवज। ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें एड्रेस करनी चाहिए। यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट दी जाती है, अक्सर ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर एक बच्ची जिस्मानी तौर पे बालिग हो गई है तो वो शादी के काबिल है। देखिए हुमा, शादी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू एडल्ट्स। एक बच्ची 18 साल से पहले ना वो शनाख्ती कार्ड बना सकती है, ना वो बैंक अकाउंट खोल सकती है, ना वो ड्राइविंग लाइसेंस ले सकती है, ना वो वोट कर सकती है। शी इज़ अ माइनर। और आपका आइन भी ये कहता है आर्टिकल 25 और 25(2) के तहत कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिफरेंट सेक्स। तो अगर लड़कों की उम्र 18 साल रखी गई है तो ये क्या तजाद है कि लड़कियों की उम्र 16 साल रखी जाए? अच्छा डॉक्टर साहबा, आप बताएं 2013 में सिंध में ये एक्ट आया था जो जाहिर है तब से यहाँ पे नाफिजुल अमल है। आपको क्या लगता है, तब भी इस पे एतराज़ उठे थे, वक्ती थे, फिर मामला दब गया, अब विफाक में चूंकि आया है तो अब जो एतराज़ात सामने आ रहे हैं डायलॉग के जरिए इनको हल करने का कोई तरीका है? क्योंकि कुछ दिन पहले हमने इस्लामी नजरियाती काउंसिल का भी मौक़िफ़ लिया था, उन्हें भी एतराज़ था, उन्होंने कहा जी हमसे नहीं मशवरा किया गया। अब्दुल्ला, 2013 में जब ये कानून मैं लेकर आई थी तो उस वक्त भी यही हुआ था कि काउंसिल की जानिब से इसके ऊपर एतराज़ हुआ था, लेकिन हमने यूनानिमसली बैठ के वी आर लेजिस्लेटर्स, वी डिसाइडेड, वी डिलिबरेटेड, हम सिविल सोसाइटी के साथ बैठे, हम दीगर लोगों के साथ बैठे और हम ये कानून लेकर आए। सब्सिक्वेंटली एक इशू के ऊपर ये चैलेंज हुआ था फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर। फेडरल शरीयत कोर्ट का 6 मार्च 2023 को फैसला आया इस कानून के ऊपर, सिंध चाइल्ड मैरिजेस रिस्ट्रेंट एक्ट 2013 पे, कि ये अन इस्लामिक नहीं है एंड द स्टेट कैन लेजिस्लेट टू रेज द मैरिजेबल एज ऑफ अ गर्ल। सो मैं समझती हूँ कि देखिए, काउंसिल की जो ऑब्जर्वेशंस हैं मैं उनका बड़ा एहतराम करती हूँ, सारे मेंबरान का और काउंसिल का इत्सल्फ, लेकिन उनकी जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज नॉट मैंडेटरी। इस वक्त जो मुल्क के अंदर सबसे बड़ा जो अदालत है वो फेडरल शरीयत कोर्ट है। कोई भी कानून अगर कोई इस्लाम के खिलाफ होता है खुदा ना खास्ता, तो फिर फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज किया जाता है और वहाँ से ये फैसला आ चुका है कि दिस इज़ नॉट अन इस्लामिक। और रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अपनी माओ और बच्चियों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उम्र रखना चाहे वो रखे। इसी तरीके से अभी मैं आपको बताऊं कि आई थिंक अप्रैल 2024 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि आप ये तजाद खत्म करें जो आपके इस 1929 के कानून के अंदर हैं। बच्चियों की उम्र 16 है और लड़कों की उम्र 18 साल है, जिसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट शायद लेजिस्लेट कर रही है।
अच्छा, अब शर्मिला साहिबा ये ज़रूर बताइएगा कि अब करना क्या है इम्प्लीमेंटेशन की। अगर हम बात कर लें, वेरी गुड, लॉज आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो सीप डाउन ही नहीं करेंगे इनटू द सोसाइटी, और हमारे सोसाइटल प्रेशर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि व्हाट लॉ, व्हाई शुड वी इवन केयर टुवर्ड्स इट, ये एटीट्यूड बीच में आ जाता है। जैसे कि अभी हमने आपसे बात करने से पहले पूरी एक फहरिस्त भी दी है, एक बड़ा रिसेंट केस भी बताया, 12 साल की बच्ची की शादी का। इम्प्लीमेंटेशन का क्या करें? देखिए, एक जगह एक कॉन्फ्रंटेशन, अगर लड़ाई चले कुछ जमातों के साथ, दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन अगर लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचे ही ना कि यू कैन नॉट, इट्स इलीगल, आप ये शादी नहीं कर सकते जब तक बच्ची 18 साल की नहीं होगी, ये कब समझ आएगी उन्हें? देखिए हुमा, जिस तरह मैंने पहले कहा, दिस इज अ सोशल इनजस्टिस, और इसमें हमें आगाही फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ कि वक्त और हालात के साथ साथ जैसे जैसे कानून के ऊपर अमलदारी हो रही है, लोगों को समझ भी आ रही है, दूसरों को हम समझाने की कोशिश करते हैं। एज अ लेजिस्लेटर हमारा काम सिर्फ कानून साजी करके ख़त्म नहीं होता, हमारा काम होता है कि हम अपने हलकों में जाएँ, हम अपने लोगों में इर्द गिर्द जो है आगाही पहुँचाएँ कि इसके क्या सोशल पीपल्स हैं। दिस इज, देखें, कोई भी कस्टम अगर वो ह्यूमन राइट्स के कॉन्ट्ररी हो रहा है या आपकी बच्चियों के खिलाफ जा रहा है, आपको उसे एड्रेस करने की जरूरत है। यू हैव टू स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। आप ये नहीं कर सकते कि जी ये कस्टम है और अगर एक बोसीदा कस्टम है तो आप उसको चलाते रहें। हमारा काम शुरू होता है एक्चुअल कानून साजी के बाद, जब अमलदारी की बात आती है वहाँ पर हमारा काम होता है, और यहाँ पर रियासत का भी काम होता है। एक तो ये जो पावर्टी के इश्यूज हैं इनको एड्रेस करें, जो हमने आपको याद होगा कि BISP के अंदर एक हद तक एड्रेस किया, लेकिन मुल्क के हालात आप देखें ना, मैशत के हालात, पावर्टी की बात कर रही है। 2022 के सैलाब के बाद आपको पता है एक पूरा सिलसिला देखा मॉनसून ब्राइड्स वाला, जिसमें कम उम्र बच्चियों की शादियां बहुत हुई क्योंकि उनके वालिदैन इतने मकरूज हो गए थे और इतने मौशी मुश्किलात में फंसे हुए थे। सो कानून साजी के बावजूद भी दर्जनों ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए। देखिए, दादू के अंदर 22 ऐसी 9 उम्र बच्चियां थीं जिनको एक्चुअली इस कानून के तहत बचाया गया। अगर ये कानून होता ही नहीं तो उन लड़कियों की शादियां हो चुकी होती। तो मैं जब लोग ये कहते हैं ना, और जो आपका भी कंसर्न है, बड़ा वैलिड कंसर्न है कि जनाब कानून तो आपने बना दिया, लेकिन व्हाट अबाउट इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो बात ये आती है कि पहले तो कानून आना जरूरी है, उसके बाद फिर हमारा काम जो शुरू होता है, दैट इज अ बिगर चैलेंज कि इसकी अमलदारी कैसे कराएं। उसके अंदर फिर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज, अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान तो एहतजाज भी करेंगे, उन्होंने मुल्क की एहतजाज की कॉल भी दे दी है 28 का, तो वो तो डेट भी दे चुके हैं। अब करना क्या है इस हवाले से, क्योंकि वो वाकई कह रहे हैं कि ये मुशावरत के बगैर हुआ है, ये गैर शरई है और ऐसा नहीं हो सकता। और बाकी मुल्कों के अगर कंपैरिजन में बात करें तो वो कहते हैं कि जी हमारे रस्म है, हमारे रिवाज है, एंड दिस इज हाउ इट शुड बी, ये उनका कहना है। लेकिन काउंटर किस तरह करेंगे? देखिए हुमा, मेरे लिए मौलाना फजल रहमान साहब इंतहाई काबिल एहतराम है और आई लुक अप टू हिम, लेकिन मेरी उनसे भी दरख्वास्त होगी कि देखिए ऐसे रस्म और रिवाज जो आपकी बच्चियों से उनका बचपन छीन लें, उस कानून और उस रिवाज को और उस रिवायत को ख़त्म करने में वो अपना भी किरदार अदा करें। और मेरी गुजारिश होगी कि देखिए आई एम श्योर वो भी बेटियों वाले हैं और वो समझते हैं, जिस तरह वो अपनी बच्चियों की तालीम और उनकी सेहत के ऊपर जोर देते हैं, इसी तरीके से वो समझें कि इस मुल्क के अंदर एक सोशल इनजस्टिस हो रहा है, एक ज्यादती है। आप एक बच्ची के हाथ में किताब देने की बजाय एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा रहे हैं। 12-13 साल की उम्र में आप शादी करें, 14 साल की उम्र में उसकी गोद में एक बच्चा है, वो किस तरह संभालेगी, वो किस तरह शादी को चलाएगी। मेरे पास बहुत सारी ऐसी बच्चियों की फोन कॉल्स, मैसेजेस आए हैं जिनकी कम उम्री में शादी हुई है, आज उनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं, उनकी सेहत मुतासिर हो गई, आगे बच्चों की सेहत मुतासिर हो गई, और वो ये कहती हैं कि आप कानून तो ले आई हैं, लेकिन इस कानून में आप कोई ऐसा क्लॉज भी डालती जो रिट्रोस्पेक्टिव होता कि हमारे पास इख्तियार होता कि अगर हमारी जबरदस्ती शादी करा दी गई है तो हम उसे अनल कर सकें आज। लेकिन वो क्लॉज मैंने डाला नहीं, क्योंकि मुझे याद है जब सिंध में ये क्लॉज डाल रही थी तो मुझे कहा जा रहा था कि आप तुझे तलाक़ें करवा देंगी। मेरा हरगिज़ ये मतलब और मकसद नहीं है। मैं शादी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, ना मेरी पार्लियामेंट शादी के खिलाफ है, ना मेरी जमात शादी के खिलाफ है, लेकिन हम समझते हैं कि बच्चियों को उनका बचपन मिलना चाहिए, उनको पूरा हक मिलना चाहिए कि वो तालीम हासिल करें, उनकी सेहत बेहतर हो। 18 साल के बाद आप शादी करा दें, देन शी इज़ अ मेजर।
अच्छा, आप लोगों ने कुछ मशवरा तो किया होगा ये लाने से पहले? मतलब एक सवाल ये लोग पूछते हैं, लोगों के जहन में भी है कि जब ये कहा जाता है कि बालिग होना ज़रूरी है, बालिग होने के बाद किसी भी वक्त शादी की जा सकती है, इसका मतलब है कोई उम्र की हद मुकर्रर नहीं है। सो जब यहाँ पे तयन नहीं हुआ हुआ तो इस्लामी रियासत को ये हक हासिल है कि वो इस सिलसिले में कानून साजी कर सके। इस सिलसिले में आपकी इस्लामी स्कॉलर्स से मुशावरत हुई थी? क्या तमाम लोग इसी स्कूल ऑफ थॉट से हैं जो इसको गैर शरई समझते हैं जैसे कि मौलाना साहब समझते हैं, या कुछ की राय मुख्तलिफ भी है? मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी कमेटी के अंदर डिलिब्रेशन हुई है इस पे, और सिंध के अंदर तो हमने इन डेप्थ डिलिब्रेशन की थी ना, जब हम ये कानून लेकर आ रहे थे, इन डेप्थ हमारी रिलीजियस स्कॉलर्स से भी हुई थी। इस्लामाबाद के अंदर में मैं आपको बताऊं कि जिन इस्लामी स्कॉलर्स से मैं मिली हूं, उनसे मेरी डिस्कशन हुई है, वो इसके फेवर में थे, एंड दिस अनऑफिशियल ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन वो उसके फेवर में है। आई थिंक जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि हर चीज़ को एक मजहबी रंग दे देना, मैं समझती हूँ कि मुनासिब बात नहीं है। जिस तरह मौलाना साहब ने भी अभी कहा ना कि ये एक कस्टम है, ट्रेडिशन है, वो कस्टम, वो ट्रेडिशंस जो आपकी बच्चियों से आपका बचपन छीन रहे हैं, उनकी सेहत ले रहे हैं, उनकी तालीम छीन रहे हैं, ऐसे कस्टम्स को तो ख़त्म हो जाना चाहिए ना, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और मौलाना साहब की एक अहम शख्सियत भी है, जमात भी है और उनका काम भी है, तो बल्कि वो तो एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं इस तमाम सिलसिले में लोगों को आगाही देने के लिए। हम कोई वेस्टर्न कंट्री को फॉलो नहीं कर रहे, हम किसी वेस्टर्न ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे। मैंने आपसे जो ममालिक के नाम लिए, इसमें टर्की भी शामिल है, जॉर्डन है, मोरक्को है, एंड रिसेंटली इन 2022 सऊदी अरेबिया legislated and raised the age of the girl child to 18 for marriage. Dr. Shamila, we got it, और उसमें भी ये होता है कर दी है मौलाना फजलुर रहमान से कि वो भी इसमें हिस्सा जी बिल्कुल, लेकिन हम भी तो पिक एंड चूज करते हैं ना, while following other Muslim countries, तो हम भी देखते हैं कि किसका हम फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर जो हमने करना है। शर्मिला का ये कहना बहुत सही था कि कम उम्र बच्चियों की शादी से प्रॉब्लम्स कितनी होती हैं। दे हैव एब्सोल्युटली नो से इन देयर ओन मैरिज, मतलब उनके बच्चे कितने होने चाहिए, कब होने चाहिए, वक्फा होना चाहिए, सेहत क्या है उनकी, मतलब ये उसके बाद, क्योंकि वो बच्ची है, वो एक घर से दूसरे घर चली गई है, वहाँ भी उसको चुप करा दिया गया है। दिस इज़ प्राइमरीली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। वो आगाही की हम बात कर रहे हैं ना, वो पेरेंट्स में आगाही होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों की शादी कब करें। अच्छा जी, द मंथ ऑफ मे इज़ ओवर और आज जून का दूसरा दिन है, और ये महीने वैसे भी पाकिस्तान में ऑब्वियसली गर्म तरीन ही होते हैं। कल भी मुख्तलिफ मकामात पर दर्जा हरारत जो था वो 45-47 फील्स लाइक व्हाटएवर तो चल ही रहा था, लेकिन इस बार माहिरीन ने मौसमियात और बहुत कुछ डरा रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं, जैसे कि मई में एवरेज टेम्परेचर से 5 डिग्री ज़्यादा ही चला मई पूरा महीना, और कई हीट वेव्स आई, ये तो हमें पता ही है। और इसी तरह जून में भी मौसम ऐसे ही रहने का इम्कान है, और मुल्क के शुमाली इलाकों में बारिशें तो हो रही हैं, कहीं कहीं बर्फबारी भी, लेकिन मैदानी और साहिली इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। सो ऑल ओवर इट्स काइंड ऑफ हॉट। ऐसा कब तक चलेगा, प्री मानसून कब आएगा, ये जानेंगे। महकमा मौसमियात के अंजुम नज़ीर जैगम साहब से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, मेट्रोलॉजिस्ट हैं। सर बताइएगा, अच्छा कुछ अजीब सा मौसम, हमारे यहाँ तो मुसलसल गर्मी पड़ रही है, लेकिन इस्लामाबाद में फिर 2 दिन बारिश होती है, और आंधियों का जो सिलसिला है ना उससे भी लोग जरा परेशान से हो जाते हैं। और वो बारिश और आंधी के बाद ये नहीं कि मौसम में कोई फर्क पड़े, फिर वो शदीद गर्मी हो जाता है, फिर आंधी, फिर शदीद गर्मी। सो ये क्या वेदर पैटर्न्स हैं जो हम देख रहे हैं? जी देखिए, जैसे कि अभी मॉनसून की भी हमने फोरकास्ट कर दी है, इसके साथ साथ जब पहले जो सीजनल आउटलुक्स देते रहे तो उसमें यही बात बता दी गई थी कि इस साल जो है वो दर्जे हरारत मामूल से ज़्यादा रहेंगे, जैसे आपने भी बताया। तो यहाँ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि कुछ इलाके जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के हैं वहाँ पर औसत से 9 डिग्री सेंटीग्रेड भी दर्जे हरारत ज़्यादा रहा है। जो लास्ट हीट वेव थी उसने ज़्यादातर उसकी डोमिनेंसी जो है वो पंजाब के मैदानी इलाकों में थी, जिसकी वजह से जब हीट एटमॉस्फेयर में ट्रैप हुई तो हमने देखा कि बड़े सीवियर इवेंट हुए, आंधी और उसके साथ साथ बारिश और ज़ालाबारी के भी हुए। ताहम अब जून है, जून भी की फोरकास्ट भी यही है कि इसके दर्जे हरारत जो है वो मामूल से ज़्यादा रहेंगे। ताहम अब
कल और परसों जो है वो पंजाब के कुछ इलाकों में जो है बारिश के इम्कानात मौजूद है, इस्लामाबाद, लाहौर समेत फैसलाबाद और उससे मुलिका इलाकों में। ताहम ईद के दिनों में जो है मौसम की जो तवक्को है कि वो ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम कुछ हीट वेव लाइक सिचुएशन तो नहीं होगी, लेकिन 40 से ऊपर ही दर्जे हरारत होंगे सदर्न पंजाब और सेंट्रल पंजाब में। कुछ अपर पंजाब में जो टेम्परेचर्स हैं वो 36 से 38 के दौरान रह सकते हैं। अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध भी ऑलमोस्ट गर्म ही रहेगा, टेम्परेचर जो है 42-44 की रेंज में ही रहेंगे। उसके साथ साथ जनूबी पंजाब, अच्छा, जब 40 क्रॉस हो जाता है ना तो आपके इंसान के दिमाग में वो हीट वेव सिचुएशन बन ही जाती है। अंजुम साहब, ये ज़रूर बताइएगा कि पिछले अगर लेट्स से 5 सालों का ही डेटा ले लें, हम 2025 में हैं, 2020 से आप लोग तो कंपैरिजन करते ही रहे होंगे, कंसिस्टेंटली टेम्परेचर बढ़ता रहा है थ्रू आउट द पास्ट 5 ईयर्स, क्योंकि हम आगे 5 सालों की बात कर रहे हैं, ये बात तो रुकने वाली नहीं है फिर। तो आप इसी तरह देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली गर्म होता जा रहा है? जी बिल्कुल, सिचुएशन कुछ इस तरह की है। और सबसे जो खतरनाक सिचुएशन है वो ये है कि जो हमारे नाइट टेम्परेचर्स हैं, जिसको मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा राइजिंग ट्रेंड है। जब नाइट टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी हीट जो है वो लोअर एटमॉस्फेयर में ट्रैप हुई हुई है, वो आउटगोइंग रेडिएशंस में वो आपकी हीट यहाँ से निकल नहीं पा रही है। तो ये बड़ी जो है ना अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि आप एक तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जो है नाइट्स जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। आपके टेम्परेचर जब ज़्यादा होते हैं, 30 से ऊपर रह रहे होते हैं, तो वो बड़ा एक अनकंफर्टेबल जोन सा डेवलप होता है। फिर अर्ली मॉर्निंग उसका इम्पैक्ट हमें इस तरह नजर आता है कि आपको सुबह सुबह भी शदीद गर्मी फील हो रही होती है। और लोग कहा जाता है कि सुबह का जो टाइम होता है वो बड़ा प्लेजेंट और सुहाना होता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कुछ अर्से से सुबह के औकात जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स होते हैं, फजर और उसके बाद सनराइज का जो टाइम होता है, उसमें भी शदीद गर्मी देखने को मिलती है। मंजूब साहब, ये भी बताइएगा कि ये अगर हम चले मान लिया कि अब ये टेम्परेचर ज़्यादा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऑल दैट, अब दुरानिया क्या है, कितने महीने चलेगा? क्या इतना समर लंबा हो जाएगा कि विंटर की ड्यूरेशन कम रह जाएगी? हमारे अगर रीजन की बात करें या सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, ये भी आप होते हुए देख रहे हैं? जी देखिए, जैसे लास्ट ईयर की बात करते हैं हम, अक्टूबर और नवंबर वाज द हॉटेस्ट मंथ्स ऑन रिकॉर्ड्स। इसी तरह हमने देखा कि जो हमारा अप्रैल है वो भी 61 ईयर्स में आई थिंक रैंक 3rd और 4th पे है, यानी कि गर्म तरीन महीना। तो ये जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है, इससे यही लग रहा है कि हमारी जो गर्मियां हैं वो प्रोलॉन्ग होती जा रही हैं। और कॉन्ट्रास्ट, पहाड़ों पर बर्फ पड़ी है, पहाड़ों पर बर्फ पड़ी है, सो वो कॉन्ट्रास्ट भी एक देखने वाली बात है। अच्छा, जल्दी से ब्रीफली बता दें, जुलाई में होता है यूजुअली मॉनसून शुरू, इस मरतबा क्या जून में ही हो जाएगा प्री मॉनसून? देखिए जी, अभी तो एक रेन स्पेल मैंने आपको बताया कि कल परसों जो है वो पंजाब के अपर जो एरियाज हैं, नार्दर्न पंजाब या इस्लामाबाद से रिलेटेड एरिया में है। उसके बाद हमें एक गैप नज़र आ रहा है। फिर तवक्को ये होगी कि 15 या 18 जून के बाद से जो है ना मुल्क के अक्सर इलाकों में बारिश का दोबारा स्पेल आने की तवक्को होगी, जो कि हमारी प्री मानसून की रहेगी, और उसके साथ साथ ही सेट ऑफ मानसून हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि वो एंड ऑफ जून होता है या स्टार्ट ऑफ जुलाई हो जाता है। तवक्को अब तक इसी बात की है कि एंड ऑफ जून जो है वो मानसून। बहुत शुक्रिया। अंजुम नज़ीर अगम साहब मेट्रियोलॉजिस्ट हैं, और गर्मी है और रहेगी और बढ़ भी रही है। दुनिया में ऐसी मिसालें हैं जहाँ पे टेम्परेचर्स लोगों ने, कम्युनिटी वर्कर्स ने, कम्युनिटी ने, मुल्कों ने, शहरों ने मिलकर कोशिश करके नीचे लाए हैं। सो ज़ाहिर उसके लिए पानी ज़रूरी होता है, ग्रीनरी, सब्ज़ा ज़रूरी है, फॉरेस्टेशन ज़रूरी है, वेजिटेशन ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। हाँ, मतलब सब्ज़ा जब हम कहते हैं ना, प्लीज़ हम बार बार इसको क्वालिफाई करते हैं, घास लगाना नहीं, दरख्त लगाना। घास तो बिल्कुल नहीं, तो दरख्त लगाना इस सब्ज़ा। हम ले रहे हैं ब्रेक भी। बैक मवेशी मंडी जाएंगे, इस्लामाबाद का रुख करेंगे, और फैजान राजा ने मंडी का दौरा किया, हमें बता रहे हैं। ओवर टू यू फैजान। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के दिन जूजू करीब आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मंडी में रश तो है, लेकिन दूसरी जानिब जितने लोग यहाँ पे गाहक आते हैं खरीदार लेने के लिए, लेकिन वो आते भी खाली हाथ तो हैं, लेकिन जाते भी खाली हाथ है। यहाँ खरीदार का ये कहना है कि इनकी कीमतें इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि उनकी क़ुव्वत खरीद से जो बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से वो खरीद नहीं पा रहे। दूसरी जानिब व्यापारी हैं वो भी वो खुश नहोश हैं। वो उनका ये कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल में जो है
ट्रांसपोर्ट, खास खुराक जो उनके जो रेट है वो बढ़ चुके हैं, जिसके बाइस जो है उनकी कीमतें जो है उन्होंने बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से ये खरीदारों को ये शिकवा है कि जानवर की कीमतें जो है आसमान से बातें कर रही हैं। पर इस उम्मीद से ये लोग हैं कि आने वाले दिनों में ईद उल अज़हा के दिन जूं करीब आएंगे, हो सकता है इनके रेट नीचे आए और इनकी कीमत खरीद में आकर कुछ चीज को यहाँ से खरीद सकें। अभी मंडी में जो है वो लोगों का आमदरफ्त का सिलसिला सुबह के टाइम शुरू तो होता है, लेकिन शाम को पिछले टाइम जो है वो जब ठंडा वक्त होता है काफी ज्यादा लोग घरों से निकलते हैं ईद कुर्बान की जानवर खरीदने के लिए। जी ठीक है जी, तो ये मतलब नजर आ रहे थे जानवर। हाँ बताएं आपको क्या मिल रहा है, क्या रेट मिल रहे हैं? आज जियो पाकिस्तान टीवी हमारा एक हैंडल है, उस पर जरा लिख के बताइएगा हमें, ठीक है? अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं फैसलाबाद और हमाद अहमद हमें फैसलाबाद से बता रहे हैं। वी नीड टू फाइंड आउट फ्रॉम एवरीवेयर। फैंसी जानवर ले रहे होंगे लोग, हैं? क्यों फैसलाबाद से फैंसी मजाक? फैसलाबाद यू नो इंडस्ट्रियलिस्ट एंड यू नो वो सारे पहले हम देखेंगे फिर हम फैसला करेंगे। जी, फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में भी ख़रीदारों का रश बढ़ा है। जानवर मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ वज़न के खूबसूरत जानवर मौजूद हैं। ख़रीदार अपनी पसंद के जानवर पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर एक व्यापारी और ख़रीदारों में सौदा हो रहा है ये इस जानवर का, तो आप बताइएगा क्या मांग रहे हैं व्यापारी की जानब से? 280 कह रहे हैं, इनको हमने 180 लगाया है। अच्छा, 280 उन्होंने मांग लिया है, आप 180 कह रहे हैं? 180 कह रहे हैं जो भी इसके साथ। आप बताएं जी, आप कितने में ये दे देंगे? ये 260 इनको बताया है, चलो को 5 की और कमी कर लेते हैं। हाँ जी, इससे ज्यादा। अच्छा, 280 से कम होकर वो 260 पे आ गए हैं। हाँ जी। और कह रहे हैं कि अभी मजीद इसमें 5 की कमी कर लेंगे, तो क्या कहते हैं? 5 की कमी कम है ना, देखें उस हिसाब से ये कहीं बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, कहीं बहुत कम। अच्छा जानवर है, जानवर माशाल्लाह बेहतरीन है, लेकिन हमने भी उसके हिसाब से ही 2 देते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, मजीद कोई गुंजाइश है? नहीं बाबू जी, ये कम नहीं, एक बच्चा है अल्लाह की रहमत है, 1.5 लाख के बकरे बिक रहे हैं। और देख लेंगे, मार्केट भरी पड़ी है। तो यहाँ पर ये इसी तरह भाव जारी है। अभी जो खरीदार हैं वो भी मोल लगा रहे हैं, व्यापारी जो हैं वो कीमतें वो कम करने के लिए तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से खर्च करके इनको पाला है, जबकि खरीदार उनका ये कहना है कि वो शिकवा करना है कि जानवर महंगे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल मवेशी मंडियों में जारी है जी। तो ये है, कुछ भाव-ताव चल रहा है, बाज लोग भाव-ताव बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप कह रहे थे कि मैं देखूंगा कैसे लगे जानवर आपको। ठीक है, अच्छे हर जगह एक ही जैसे मज़ेदार है, मज़ेदार। देखो ज्वेलरी तो अच्छी लग रही थी मुझे। नाइस। अभी कहाँ जा रहे हैं? मुल्तान जा रहे हैं। जोधत नदीम हमें मुल्तान से बता रहे हैं। बहुत गर्मी है जी, ईद में चंद रोज़ ही बाकी हैं और मुल्तान की अगर मवेशी मंडी की बात करते चलें तो इस दफ़ा जो मवेशी मंडी की जो तैयारियां हैं वो बहुत अच्छी नज़र आई हैं पिछले सालों के मुकाबले। मुल्तान में अब जो है रात के टाइम भी ये मवेशी मंडी जो है वो खुली होती है और लोग यहाँ पे आके जो अपने जानवर भी पसंद कर रहे होते हैं और साथ ही साथ लोग टिकटॉक और वीडियोज़ भी साथ साथ बना रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ख़रीदारी की बात करते चलें तो अभी तक जो है ख़रीदारी की इस हवाले से तेज़ी नज़र नहीं आ सकी, क्योंकि मुल्तान की मंडी में अगर कीमतों की बात करते चलें तो बहुत ज़्यादा कीमत जो है वो बताई जा रही है, जिसकी वजह से खरीदार जो है मायूस होकर अपने घरों को लौट रहे हैं। यहाँ पे अगर बड़े जानवर की बात करते चलें तो जो बड़े जानवरों में गाय भैंस के जो रेट्स हैं वो तकरीबन 60,000 रुपये फ़ी मन के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि जो बड़े और खूबसूरत जानदार जानवर हैं उनकी कीमतें तो शुरू ही 10 लाख रुपये फ़ी जानवर से हो रही हैं। अगर छोटे बकरों की बात करते चलें तो बकरों में भी जो 18 किलो का जो बकरा है उसकी कीमत 50,000 रुपये लगाई जा रही है, जिसको इन कीमतों को सुन के ही जो यहाँ पे आने वाले शहरी हैं, खरीदार हैं, जिनको सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए यहाँ पे मवेशी मंडी आते हैं और पसंद भी करते हैं अपने लिए जानवर, लेकिन क्योंकि कीमतें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं तो मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। और ख़रीदारों का यही कहना है कि अभी वो कुछ दिन वेट करना चाह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता शायद कुछ कीमतें कम हो जाएं, लेकिन अभी जो मंडी का रुझान है वो ये नज़र आ रहा है कि कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही। कीमतें बढ़ती जा रही हैं, कीमतें कम नहीं ये जानवर अच्छा लगा हमें। ये जोधत नदीम ने हमें अब तक के सबसे तगड़े और खूबसूरत जानवर दिखाए। मेरा ख्याल है कि मुल्तान का ही रुख किया जाए। आपको पता है कितने के होंगे? जो पीछे वाला फॉर इंस्टेंस ये कितने क्या कीमतें होंगी इनकी? ये 10 लाख टाइप। हाँ, 8, 9, 10, देख के पता चल रहा है बड़ा अच्छा। मतलब 6 onwards हैं ये सारे। Well, I don't know how you feel about it, but that's quite a bit. ज़्यादा नहीं लगता किसी को 10 लाख? मतलब अभी हम जाएंगे नौशेरो फिरोज। हाँ, और वहाँ हमें बता रहे हैं गुलाम हैदर।
जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आ गई है। ज़िला नौशेरा फ़िरोज़ समेत सिंध के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियाँ सज गई, जहाँ पर पंजाब, लाहौर, कराची, हैदराबाद, दीगर शहरों से लोगों की बड़ी तादाद सिंध के इलाकों में पहुँच रही है ताकि उनको मुनासिब कीमत में यहाँ पर मवेशी मिल सके। कोई बकरे लेने आ रहा है तो कोई बड़े जानवर लेने आ रहा है। तो उनका कहना है कि कराची की जो सबसे बड़ी मंडी लगती है, तहाँ वहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों की मवेशी मंडियाँ टच कर रहे हैं ताकि उनको अपनी पसंद के जानवर और मुनासिब कीमत में मिल सके। इन कराची से आने वाले लोग और लाहौर से आने वाले लोग को कहना है कि हम यहाँ पर बड़ा खर्चा करके आए, तो यहाँ भी हमें वो महंगाई नजर आ रही है। पंजाब से बकरा ले रहे हैं, बहुत महंगाई है, बहुत महंगा। जानवरों का रेट जो बड़ों के हैं वो भी तेज हैं और छोटे जानवरों का भी रेट बहुत तेज है। तो उनका कहना है कि अब भी हम मुख्तलिफ मवेशी मंडियाँ टच कर रहे हैं, ताहम हमने कराची, लाहौर और दीगर शहरों के लिए तो ईद कुर्बान के लिए अपने जानवर ले जाएंगे ताकि हम सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकेंगे। अच्छे बकरे थे, सैड लग रहे थे मुझे। खुश बकरे आपको दिखाते हैं लाहौर में। हाँ, मुझे खुश बकरे देखने, मुझे कुछ सैडनेस नहीं चाहिए ज़िंदगी में, प्लीज़ दिखाएं मुझे। नहीं, हम लाहौर बाद में जाएंगे, अभी जाएंगे हैदराबाद, वहाँ पे अली नईम हमें बता रहे हैं कि क्या सीन। आई वांट हैप्पी बकराज। जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद उल अज़हा करीब आती जा रही है उसी तरह से मवेशी मंडियों के अंदर भी ख़रीदार पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त मैं हैदराबाद में कैंट कब्रिस्तान रोड पर कायम मवेशी मंडी में मौजूद हूं। हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा भी सकते हैं कि इस वक्त इस मवेशी मंडी के अंदर काफ़ी तादाद में जानवर हैं, इंतहाई खूबसूरत जानवर भी मौजूद हैं, भारी भरकम भी हैं, हल्के जानवर भी हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बछड़ों के साथ बछियाँ और इसके अलावा बकरे भी यहाँ पर मौजूद हैं। गो के दिन के टाइम पर इन मवेशी मंडियों के अंदर रश काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह यह है कि हैदराबाद के अंदर पारा 40 से 41 और 42 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो गर्मी महसूस की जा रही है वो तकरीबन 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड की है। यही वजह है कि दिन के औकात पर लोग कम ही घरों से बाहर निकल रहे हैं और मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो यहाँ पर ख़रीदार पहुँच रहे हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करते हैं। हकीकत में देखा जाए तो रेट बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ तक कि पहले तो ऐसा होता था कि इंसान कुछ ना कुछ करके गाय ले लिया करता था, लेकिन अब तो एक कॉमन यानी बंदे के लिए, एक आम आवाम के लिए एक बकरा लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है ना। जी आपने सुना, यहाँ पर ख़रीदार तो पहुँच रहे हैं और उनका यही कहना है कि रेट बहुत ज़्यादा है। ख़रीदार जो यहाँ पहुँच रहे हैं वो अपने बच्चों को भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों की बड़ी कोशिश होती है, खुशी होती है कि वो मंडी जाएँ, जानवर देखें। कैसे लगे आपको गाय बकरे यहाँ पे? अच्छे लगे। तो यहाँ से लेके जाएंगे? यहाँ से महंगाई बहुत है ना। अच्छा, तो अभी देख रहे हैं सिर्फ आप लोग? हाँ। ये है कि महंगाई बहुत है, लेकिन जो बैलें अभी हमने देखी हैदराबाद में, तो मैं तो कह रही हूँ हैदराबाद की बैलें और मुल्तान की जो बैलें थी उनका फैशन शो करा दें। एक ज़माने में फैशन शो होता था बैलों का, याद है ना आपको? तो करा दें, मुकाबला करा दें। वो ईद से पहले पूरी नुमाइश होती है, कैट वॉक होती है। हाँ, पूरी कैट वॉक, कैट मतलब बैल वॉक। लाहौर जा रहे हैं और लाहौर से हमें बता रहे हैं इरफान नज़ीर। जी, मैं लाहौर की मनावा मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ गुज़श्ता सालों की निस्बत रवायती रश नज़र नहीं आ रहा। यहाँ बड़े जानवर भी मौजूद हैं, छोटे जानवर भी मौजूद हैं, लेकिन जो ग्राहक हैं वो गर्मी के साथ साथ ज़्यादा कीमत की भी शिकायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो छोटा जानवर 70-80 हज़ार वाला, उसकी कीमत 1.5 लाख रुपये मांग रहे हैं, जबकि जो बड़ा जानवर जिसकी कीमत 2 लाख रुपये होनी चाहिए उसकी 4 लाख मांग रहे हैं। उनका कहना है कि ये जनूबी पंजाब से सस्ता माल लाते हैं, लेकिन जहाँ बड़े शहर आके उनकी कीमतें बढ़ा देते हैं। व्यापारियों का कहना है कि वो सारा साल मवेशी पालते हैं और दीगर शहरों से जो ख़रीद के लाते हैं और वहाँ भी कीमत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा कीमत ले रहे हैं। और यहाँ सफाई सुथराई का जो सूरत हाल है वो निस्बतन अच्छी है और दीगर इदारों ने भी अपने अपने कैप लगा रखे हैं और जो यहाँ मट्टी उड़ती थी वो नज़र नहीं आती, थोड़ी देर बाद छिड़काव वगैरह। This was one confused बकरा। यासिर फारूकी सखर से हमें अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, सखर इन दिनों शदीद तरीन गर्मी की लपेट में है और यही वजह है कि सखर की मवेशी मंडी में दिन के वक्त बिल्कुल भी खरीदार नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे मुकम्मल तरह की सहूलियात फराम की गई हैं, पीने के ठंडे पानी की, दीगर मवेशियों के लिए उन्हें नहलाने की, ताकि गर्मी से वो महफूज रह सकें। लेकिन इस वक्त भी सखर की मवेशी मंडी दिन में सुनसान नज़र आ रही है, रात में यहाँ पे खरीदारों का रश नज़र आता है। मवेशी मालकान
खान से जानते हैं कि खरीदारी किस तरह चल रही है। ये बताइएगा, खरीदार आ रहे हैं, खरीदारी चल रही है, 5 रोज बाकी रह गए बकरीद में। खरीदारी इतनी तो नहीं है, वैसे जो 5 लाख का जानवर है उसके 2.5 बोल रहे हैं, अगर कोई 10 का है तो उसके 5 बोल रहे हैं, कुछ सिर्फ बात करने वाले आ रहे हैं। इतनी हमने भी यही सुना है कि महंगे होने की शिकायत की जा रही है कि जानवर बहुत महंगे हैं, तो इसकी वजह क्या? व्यापारियों का अपना मौक़िफ़ है कि भाई हमारा जानवर महंगा है, हम सस्ते में नहीं दे सकते। 5 दिन रह गए ईद में, 5 दिन, 5 days to go। लेना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, अब क्या, अब तो इतने दिन नहीं रहे। Anyway, we're gonna see you tomorrow. Bye.